नमस्कार। टॉमस पेन के ट्रीटाइज कॉमन सेंस का फर्स्ट चैप्टर मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और ये सेकंड चैप्टर है ऑफ मोनार्की एंड हेरेडिटरी सक्सेशन। मोनार्की राजतंत्र होता है और हेरेडिटरी आनुवंशिक, यानी राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, तो ये हेरेडिटरी सक्सेशन कहलाता है, यानी आनुवंशिक उत्तराधिकार। मैनकाइंड बीइंग ओरिजिनली इक्वल, यानी जो मनुष्य हैं मूलतः बराबर हैं। इन द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, यानी जिस व्यवस्था के अंतर्गत उनको क्रिएट किया गया है, उनको बनाया गया है, उनकी संरचना की गई है, तो ईश्वर ने सभी को बराबर बनाया है। द इक्वलिटी कुड ओनली बी डिस्ट्रॉयड, ये बराबरी केवल नष्ट की जा सकती थी बाय सम सब्सिक्वेंट सर्कमस्टांस। सब्सिक्वेंट माने बाद की, सर्कमस्टांस माने परिस्थिति। केवल बाद में कोई परिस्थिति ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से ये समानता नष्ट हुई, क्योंकि शुरुआत में तो सभी बराबर थे, सभी एक जैसे थे। द डिस्टिंक्शंस ऑफ रिच एंड पुअर, डिस्टिंक्शन माने भेदभाव, रिच और पुअर, गरीब अमीर का, मे इन अ ग्रेट मेजर बी अकाउंटेड फॉर, यानी उसका हम अकाउंट दे सकते हैं, यानी लेखा जोखा दे सकते हैं कि अमीर गरीब का भेदभाव कैसे हुआ। एंड दैट विदाउट हैविंग रिकोर्स टू द हार्श इल साउंडिंग नेम्स ऑफ ऑपरेशन एंड एवेराइज, तो उसके लिए यानी गरीब अमीर का भेदभाव कैसे हुआ, इसका लेखा जोखा देने के लिए हमको हार्श माने कठोर, इल साउंडिंग माने जिनकी जो सुनने में बुरे लगते हैं, नेम्स ऑफ ऑपरेशन माने अत्याचार, और एवेराइज माने लालच। तो अत्याचार और लालच जैसे बुरे लगने वाले शब्दों का भी हमें सहारा लेने की जरूरत नहीं है, और हम बता सकते हैं कि अमीर गरीब का भेदभाव कैसे हुआ होगा। ऑपरेशन इज ऑफन, यानी अत्याचार अक्सर होता है, द कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस माने परिणाम, बट सेल्डम और नेवर द मीन्स ऑफ रिचेस, लेकिन मुश्किल से ही कभी या फिर कभी नहीं होता रिचेस माने धन एकत्र करने का साधन। एंड दो एवराइज विल प्रिजर्व अ मैन, और हालांकि जो लालच है वो एक मनुष्य को सुरक्षित रखता है फ्रॉम बीइंग नेसेसरली पुअर, यानी आवश्यक रूप से गरीब बने रहने में, यानी जिस व्यक्ति को लालच नहीं है वो गरीब ही बना रहेगा, वो आगे कमाएगा ही नहीं। तो लालच एक सेंस में अच्छी चीज है, अगर आपके अंदर लालच है तो आप उस लालच को पूरा करने के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इट जनरली मेक्स हिम टू टिमोरस टू बी वेल्दी, तो ये जो लालच है लेकिन व्यक्ति को टिमोरस बना देता है, मतलब थोड़ा सा डरपोक बना देता है और वो वेल्दी नहीं बन पाता। तो मतलब शुरुआत में वो ये बता रहा है इस पैराग्राफ में कि भाई जो ईश्वर ने बनाया सबको बराबर बनाया, लेकिन ये जो हुआ है, यानी एक बंदा राजा बन गया, दूसरा बंदा प्रजा बन गया, तो ये भेदभाव कैसे आया। अमीर गरीब का जो भेदभाव है उसके लिए कई सारी वजहें दे जा सकती हैं, कई सारे कारण बताए जा सकते हैं कि सही साहब कुछ लोगों में लालच था, कुछ लोगों में लालच नहीं था, तो जिनमें लालच था उन्होंने अत्याचार किए लोगों पर और किसी भी तरीके से उन्होंने धन कमाया और वो अमीर बन गए, बाकी गरीब रह गए। तो उसका एक इस तरीके से इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन बट देयर इज एनदर एंड ग्रेटर डिस्टिंक्शन, लेकिन एक और इससे भी बड़ा भेदभाव है, फॉर विच नो ट्रूली नेचुरल और रिलीजियस रीजन कैन बी असाइंड, जिसके लिए ना तो कोई स्वाभाविक कारण दिया जा सकता है, ना कोई धार्मिक कारण दिया जा सकता है। एंड दैट इज द डिस्टिंक्शन ऑफ मैन इनटू किंग्स एंड सब्जेक्ट्स, और वो भेदभाव है राजा और प्रजा का, यानी मनुष्य राजा और प्रजा में कैसे बटे। मेल एंड फीमेल आर द डिस्टिंक्शंस ऑफ नेचर, स्त्री और पुरुष जो भेदभाव है शारीरिक रूप से वो तो प्रकृति का बनाया हुआ है। गुड एंड बैड द डिस्टिंक्शंस ऑफ हेवन, कोई व्यक्ति अच्छा है कोई बुरा है, तो ये भेदभाव भगवान ने किया हुआ है। बट हाउ अ रेस ऑफ मैन केम इनटू द वर्ल्ड सो एक्साल्टेड अबव द रेस्ट, लेकिन यहाँ जो मनुष्यों की एक प्रजाति है वो इतनी ज्यादा एक्साल्टेड माने ऊंचे कैसे उठ गई, एबव द रेस्ट, बाकियों से ऊपर, यानी प्रजा बहुत बड़ी होती है और राजा एक होता है, तो जो एक राजा है वो बाकी लोगों से इतना ऊपर कैसे उठ गया,
एंड डिस्टिंग्विश्ड लाइक सम न्यू स्पीसीज, और वो डिस्टिंग्विश माने उसको पहचाना जाने लगा जैसे कि वो कोई नई प्रजाति हो, इज वर्थ इंक्वायरिंग इनटू। अब ये जानने ये लायक चीज है, ये खोजने लायक चीज है। एंड वेदर दे आर द मीन्स ऑफ हैप्पीनेस और ऑफ मिजरी टू मैनकाइंड, और ये भी देखने वाली बात है कि ये जो प्रजाति है वो मैनकाइंड के लिए, मनुष्य के लिए मीन्स माने साधन है, ऑफ हैप्पीनेस प्रसन्नता का, और ऑफ मिजरी या फिर कष्ट का। तो ये जो राजा और प्रजा का भेदभाव है, क्या ये कष्ट का कारण है या फिर खुशी का। नंबर 33 देखिए, इन द अर्ली एजेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रारंभिक युगों में, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर क्रोनोलॉजी, यानी जो धार्मिक ग्रंथों में क्रोनोलॉजी मिलती है, जो कालक्रम मिलता है, देयर वर नो किंग्स, राजा नहीं थे। द कंसिक्वेंस ऑफ विच वॉज देयर वर नो वॉर्स, और इसका परिणाम ये था कि युद्ध भी नहीं होते थे, क्योंकि युद्ध तो राजा लोग लड़ते हैं। इट इज द प्राइड ऑफ किंग्स, ये राजाओं का घमंड होता है, विच थ्रोज मैनकाइंड इनटू कंफ्यूजन, जो कि मनुष्यों को कंफ्यूजन में डाल देता है, परेशानी में डाल देता है। हॉलैंड विदाउट अ किंग हैथ एंजॉयड मोर पीस फॉर दिस लास्ट सेंचुरी, यानी पिछली शताब्दी के दौरान हॉलैंड में जहां के कोई राजा नहीं है, वहां लोगों ने ज्यादा शांति का आनंद लिया है देन एनी ऑफ द मोनार्किकल गवर्नमेंट्स इन यूरोप, यानी यूरोप की जितनी भी राजसत्तात्मक सरकारें हैं उनमें से किसी से भी ज्यादा शांति हॉलैंड में रही है, क्योंकि वहां कोई राजा नहीं है। एंटिक्विटी फेवर्स द सेम रिमार्क, एंटिक्विटी माने होता है प्राचीनता, फेवर्स माने पक्ष में है, द सेम रिमार्क इसी टिप्पणी के, यानी अगर हम प्राचीन काल को देखें तो ये इस बात का समर्थन मिलता है। फॉर, क्योंकि द क्वाइट माने शांत, एंड रूरल और देहाती लाइव्स, जिंदगियां, जीवन जो था देहाती जीवन और शांत जीवन, ऑफ द फर्स्ट पैट्रियार्क, जो हमारे शुरुआती पैट्रियार्क माने पूर्वज थे, हैथ अ हैप्पी समथिंग इन देम, तो उसमें खुशी का एक अंश रहा था, विच वैनिशेज व्हेन वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ ज्यूइश रॉयल्टी। तो वो जो शांति है और वो जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो सब वेनिश माने गायब हो जाती है जब हम देखते हैं इतिहास ज्यूइश रॉयल्टी का, यानी यहूदी राजशाही का। गवर्नमेंट बाय किंग्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू द वर्ल्ड बाय द हीथन्स। हीथन्स जो बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजक थे, तो उनके द्वारा राजाओं की सरकार पहले इंट्रोड्यूस की गई, यानी चलन में लाई गई उनके द्वारा। संसार में हीथन लोगों ने राजशाही चलाई। फ्रॉम होम द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कॉपीड द कस्टम, और उनसे चिल्ड्रन ऑफ इजराइल यानी यहूदियों ने कॉपीड माने नकल की, द कस्टम इस परंपरा की। इट वॉज द मोस्ट प्रॉस्पेरस इन्वेंशन द डेविल एवर सेट ऑन फुट फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडोलेट्री। इट वॉज द मोस्ट प्रॉस्परस इन्वेंशन, यानी ये सबसे ज्यादा समृद्ध आविष्कार था, द डेविल एवर सेट फुट ऑन, यानी जिस पर शैतान ने कभी कदम रखे, फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडोलेट्री, यानी मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए। ये जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि खुद मूर्ति पूजा नहीं करते, तो या फिर जो इस्लाम है, जो भी एक ईश्वरवादी धर्म है, जो कि एक ही ईश्वर को मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते, वो मूर्ति पूजा के बहुत खिलाफ होते हैं। तो ये मतलब कह रहे हैं ना कि शैतान ने जैसे अपना कदम रखा मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए, तो इनके अनुसार मूर्ति पूजा करना जो है वो शैतान का काम है। द हीथन्स पेड डिवाइन ऑनर्स टू देयर डिसीज्ड किंग्स। द हीथन्स माने जो मूर्ति पूजक थे, पेड डिवाइन ऑनर्स, वो दैवीय सम्मान देते थे, टू देयर डिसीज्ड किंग्स माने अपने मरे हुए राजाओं को। एंड द क्रिश्चियन वर्ल्ड, और जो ईसाई संसार है, हैथ इम्प्रूव्ड ऑन द प्लान, उन्होंने इसमें और ज्यादा सुधार कर दिया, बाय डूइंग द सेम, यही काम करके, टू देयर लिविंग वंस, अपने जीवित राजाओं को। यानी जो मूर्ति पूजक थे वो तो मरे हुए राजाओं को देवताओं की तरह पूजते थे,
और जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने तो जीवित राजाओं को ही ये सम्मान देना शुरू कर दिया। हाउ इम्पायस, कितना अपवित्र, इज द टाइटल, यानी टाइटल है, पदवी है, ऑफ सैक्रेड मैजेस्टी, पवित्र राजा की, अप्लाइड टू अ वर्म, जो कि उस कीड़े को दी जा रही है, हु, जो कि इन द मिडेस्ट ऑफ हिज स्प्लेंडर, अपनी शान के बीच, इज क्रम्बलिंग इनटू डस्ट, धूल में मिलता जा रहा है। यानी आप उसकी पूजा कर रहे हैं और वो बंदा सड़ रहा है, धूल में मिल रहा है, कीड़े उसको खा रहे हैं और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। As the exalting one man so greatly above the rest cannot be justified, यानी एक बंदे को, एग्जाल्ट माने बहुत ऊंचा उठा देना, एक बंदे को बहुत ऊंचा उठा देना, सो ग्रेटली एबव द रेस्ट बाकी लोगों से, कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इसको न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, ऑन द इक्वल राइट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के बराबरी के अधिकार के आधार पर, सो नेदर कैन इट बी डिफेंडेड, और इसी प्रकार इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसका बचाव नहीं किया जा सकता, ऑन द ऑथोरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, कि भैया ऐसा स्क्रिप्चर्स ने कहा है, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, तो अथॉरिटी माने आप आदेश कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों के आदेश के आधार पर, उनके अधिकार के आधार पर, फॉर द विल ऑफ द ऑलमाइटी, क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा है, एज डिक्लेयर्ड बाय गिडियन एंड द प्रोफेट सैमुअल, जैसा कि घोषणा की गई है गिडियन और प्रोफेट सैमुअल के द्वारा, एक्सप्रेसली डिसअप्रूव्स, एक्सप्रेसली माने स्पष्ट रूप से वो डिसअप्रूव करती है, मतलब सपोर्ट नहीं करती, समर्थन नहीं करती, ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग्स, राजाओं के शासन की। तो ये जो दो नाम इसमें आए हैं, गिडियन और सैमुअल, तो गिडियन के बारे में जो जानकारी है वो ओल्ड टेस्टामेंट में इनका जिक्र आता है, और ये एक जज थे जिनको ईश्वर ने बुलाया था ज्यूज को रेस्क्यू करने के लिए। और किससे रेस्क्यू करने के लिए? मिडियानाइट्स, अभी उनका भी नाम आएगा, उनके अत्याचारों से यहूदियों को बचाने के लिए ईश्वर ने इनको बुलाया, जिनका नाम है गिडियन। तो इनका रेफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। और दूसरा नाम इसमें आया सैमुअल का, तो ये एक प्रॉफिट थे, यानी पैगंबर थे, जिन्होंने डेविड को राजा नियुक्त किया इजराइल का, और उसका मतलब जैसे करते हैं ना मुकुट पहनाना और उनको तिलक लगाना, तो वो काम इन्होंने किया। सैमुअल ने डेविड को इजराइल का राजा बनाया, है ना। तो जो डेविड था वो दूसरा राजा था इजराइल का, और जो पहला राजा था वो सॉल था। अभी जिक्र आएगा, इन सब का आएगा आगे, एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आने वाला है, तो इन सब का जिक्र आएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ये गिडियन है ये एक जज है जिसको ईश्वर ने यहूदियों को बचाने के लिए मिडियानाइट से नियुक्त किया, और सैमुअल क्या है? एक प्रॉफिट हैं जिन्होंने डेविड को अनॉइंट किया, यानी डेविड को राजा के रूप में नियुक्त किया, इजराइल का सेकंड किंग। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑल एंटी मोनार्किकल पार्ट्स ऑफ स्क्रिप्चर, यानी ऑल माने सारे, एंटी मोनार्किकल यानी जो राजशाही के खिलाफ हैं, वो पार्ट्स, वो अंग ऑफ स्क्रिप्चर यानी धार्मिक ग्रंथों के, हैव बीन वेरी स्मूथली ग्लॉस्ड ओवर, बड़ी चतुराई से उनको ऊपर ग्लॉस्ड ओवर मतलब पर्दा डाल दिया गया, छिपा दिया गया है, एक तरफ कर दिया गया है, इन मोनार्किकल गवर्नमेंट्स, राजशाही सरकारों में, यानी जहां राजा लोग हैं, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से धार्मिक ग्रंथों से वो चीजें अलग कर दी हैं जहां धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई राजशाही अच्छी चीज नहीं है, तो उस पर ग्लॉस्ड ओवर मतलब एक तरीके से छिपा दिया है बड़ी चतुराई से। जैसे पेंट कर देते ना किसी चीज पर, तो एक तरीके से पेंट कर दिया जिससे लोगों को दिखे ना। बट they undoubtedly merit the attention of countries which have their governments yet to form,
बट लेकिन वो यानी वो धार्मिक ग्रंथ जहां राजशाही के खिलाफ बोला गया है धार्मिक ग्रंथों में, अनडाउटेडली निस्संदेह मेरिट माने लायक हैं द अटेंशन ध्यान देने के ऑफ कंट्रीज उन देशों के द्वारा विच हैव देयर गवर्नमेंट्स येट टू फॉर्म जिन्हें अभी भी अपनी सरकारें बनानी हैं। रेंडर अनटू सीजर द थिंग्स विच आर सीजर्स, सीजर को वो चीजें दे दो जो सीजर की हैं, यानी बाकी लोगों की क्यों दे दो, जो सीजर की हैं वो चीजें सीजर को दे दो। इज द स्क्रिप्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कोर्ट्स, यानी ये स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथों का ये सिद्धांत है जो दरबार के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। येट इट इज नो सपोर्ट ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट, लेकिन ये राजशाही सरकार का सपोर्ट नहीं है, समर्थन नहीं है। फॉर द ज्यूज एट दैट टाइम, क्योंकि यहूदी लोग उस समय वर विदाउट अ किंग, एक राजा के बिना थे, एंड इन अ स्टेट ऑफ वैसलेज टू द रोमन्स, और वो इन अ स्टेट माने कंडीशन में थे, परिस्थिति में थे, किस प्रकार की, वैसलेज माने गुलामी की, एक तरीके से सेवक थे टू द रोमन्स, रोमन लोगों के। 36वां देखिए, नियर द 1000 years passed away from the Mosaic account of the creation, नियर 3000 years यानी जो 3000 साल passed away जो गुजरे, फ्रॉम द मोज़ेक माने मूसा के, ऑफ मोसेस मूसा के, हजरत मूसा थे, अकाउंट जो उन्होंने लेखा जोखा दिया, ऑफ द क्रिएशन यानी ये दुनिया कैसे बनी, उसके लेखे जोखे के 3000 साल बाद, till the Jews under a national delusion requested a king, जब यहूदियों ने एक राजा के लिए प्रार्थना की, नेशनल डिल्यूजन यानी एक राष्ट्र के रूप में उनका दिमाग जैसे फिर गया, छलावा हो गया उनके साथ, उनको कोई ऐसे इल्यूजन हो गया, तो उन्होंने एक राजा की रिक्वेस्ट की कि भाई हमें भी एक राजा चाहिए। टिल देन देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टिल देन तब तक, देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनका जो तरीका था सरकार का, एक्सेप्ट इन सिवाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस, सिवाय जो ऑर्डिनरी माने साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण मामलों में, वेयर द ऑलमाइटी इंटरपोज्ड जहां के ईश्वर खुद दखलंदाजी करता था, वॉज अ काइंड ऑफ रिपब्लिक तो एक प्रकार का गणतंत्र हुआ करता था, एडमिनिस्टर्ड जिसको संभाला जाता था, जिसका प्रशासन किया जाता था, बाय अ जज एक जज के द्वारा, एंड द एल्डर्स और बुजुर्ग लोगों के द्वारा, ऑफ द ट्राइब्स कबीलों के। किंग्स दे हैड नन, राजा उनका कोई नहीं था, एंड इट वॉज हेल्ड सिंफुल और ये पाप पूर्ण माना जाता था, टू एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, एनी बीइंग किसी बंदे को, अंडर दैट टाइटल उस पदवी के अंदर, बट द लॉर्ड ऑफ होस्ट सिवाय लॉर्ड ऑफ होस्ट के। एंड वेन अ मैन सीरियसली रिफ्लेक्ट्स और जब एक आदमी गंभीर रूप से विचार करता है, ऑन द आइडोलेट्रस होमेज, आइडोलेट्रस माने जैसे मूर्ति की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से होमेज माने श्रद्धांजलि देना, सम्मान करना, तो जैसे मूर्ति पूजा करी जाती है उसी तरीके से सम्मान दिया जाना, विच इज पेड जो कि दिया जाता है, टू द पर्सन्स ऑफ किंग्स राजा नाम के व्यक्तियों को। ही नीड नॉट वंडर, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, दैट ऑलमाइटी यानी ईश्वर, एवर जेलस ऑफ हिज ऑनर वो हमेशा ईर्ष्या रखता है उसके सम्मान से, शुड डिसअप्रूव ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ईश्वर डिसअप्रूव करता है, समर्थन नहीं करता इस प्रकार के शासन की, विच सो इम्पायसली जो कि इतने पापी तरीके से, अपवित्र तरीके से, इन्वेड्स माने आक्रमण करता है, द प्रेरोगेटिव यानी विशेषाधिकार पर, ऑफ हेवन स्वर्ग के। तो पूरे का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर राजशाही के खिलाफ है, क्योंकि लोग राजा को ईश्वर की तरह मानते हैं, उसका सब आदेश मानना अपना कर्तव्य समझते हैं, यानी एक तरीके से ईश्वर का अवतार है वो धरती पर, ऐसा माना जाता है। तो ईश्वर क्या है, जेलस हो जाता है। हालांकि ये बहुत गलत बात है जो टॉमस पेन ने कही है, भगवान क्यों जेलस होने लगा किसी से, उसका अपना स्थान है, लेकिन अब जो लिखा है हम तो उसी को ट्रांसलेट करेंगे ना। तो
भगवान जेलस हो जाता है उसको दिए जाने वाले सम्मान से, और इसीलिए वो उसके खिलाफ है राजशाही के। नेक्स्ट देखिए 37, मोनार्की इज रैंक्ड, मोनार्की को, राजशाही को स्थान दिया गया है इन स्क्रिप्चर्स, यानी धार्मिक ग्रंथों में, एज वन ऑफ द सिंस, एक पाप के रूप में, ऑफ द ज्यूज, यहूदियों का, तो यहूदियों का एक पाप बताया गया है मोनार्की को। फॉर विच अ कर्स इन रिजर्व इज डिनाउंस्ड अगेंस्ट देम, इसलिए उनके लिए एक अभिशाप तैयार रखा गया है, उन पर एक अभिशाप थोपा गया है। द हिस्ट्री ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज वर्थ अटेंडिंग टू, और उस ट्रांजैक्शन का, यानी उन्होंने एक पाप किया कि उन्होंने मोनार्की स्थापित की, और इसके लिए ईश्वर ने उनको एक अभिशाप दिया, और वो अभिशाप कैसे ट्रांजैक्ट हुआ, मतलब कैसे सामने आया, वो ध्यान देने योग्य है, यानी वो देखने लायक है। द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द मिडियनाइट्स, मैं अभी पहले गिडियन का जिक्र आया था ना इसका, तब मैंने आपको बताया था कि इनके अत्याचारों से गिडियन ने इनको बचाया था, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये जो मिडियनाइट्स हैं ये एक ट्राइब थी, अरेब ट्राइब है ना, अरब की एक घुमंतु प्रजाति थी, और ये मतलब जहां भी जाते थे, जो भी दूसरी ट्राइब इनके रास्ते में आती थी उसको ये बर्बाद कर देते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तो ये जो प्रजाति है मिडियनाइट्स, इनके अत्याचारों से गिडियन मार्च्ड अगेंस्ट देम, तो गिडियन मार्च माने उस आगे बढ़ा वो उनके खिलाफ, विद अ स्मॉल आर्मी, एक छोटी सेना के साथ, एंड विक्ट्री थ्रू द डिवाइन इंटरपोजिशन डिसाइडेड इन हिज फेवर, और क्योंकि डिवाइन इंटरपोजिशन था, डिवाइन माने दैवीय, ईश्वर का, इंटरपोजिशन माने दखलंदाजी, ईश्वर के सहायता से उसको विजय हासिल हुई, जीत हासिल हुई मिडियनाइट्स पर। द ज्यूज, तो यहूदी लोग, इलेट विद सक्सेस, इलेट माने खुश होकर, विद सक्सेस इस सफलता से, एंड एट्रीब्यूटिंग इट टू द जनरलशिप ऑफ गिडियन, और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट उन लोगों ने किसको दिया, गिडियन की जनरलशिप को, कि भाई तुम आर्मी के जनरल थे, सेना नायक थे, और तुम्हारी वजह से ये हमको जीत हासिल हुई। प्रपोज्ड मेकिंग हिम अ किंग, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भाई गिडियन आप हमारे राजा बन जाओ। सेइंग, ये कहते हुए, रूल दाउ ओवर अस, यानी तुम हमारे ऊपर राज करो, दाउ तुम राज करो, एंड दाई सन, फिर तुम्हारा बेटा राज करे, एंड दाई सन सन, और फिर तुम्हारे बेटे का बेटा राज करे। हियर वॉज टेम्पटेशन, अब यहां एक लालच था, इन इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा सीमा तक लालच हो सकता है उतना बड़ा लालच था। नॉट अ किंगडम ओनली, ना केवल एक राज्य, बट अ हेरिडिटरी वन, बल्कि एक आनुवंशिक राज्य। बट गिडियन इन द पाइटी ऑफ हिज सोल रिप्लाइड, लेकिन गिडियन जिसकी की आत्मा पवित्र थी उसने जवाब दिया, आई विल नॉट रूल ओवर यू, मैं तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करूंगा। नेदर शैल माई सन रूल ओवर यू, ना ही मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। द लॉर्ड शैल रूल ओवर यू, तुम्हारे ऊपर राज तो केवल ईश्वर करेगा। वर्ड्स नीड नॉट बी मोर एक्सप्लिसिट, शब्दों को और ज्यादा स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है। गिडियन डज नॉट डिक्लाइन द ऑनर, गिडियन ने इस सम्मान को डिक्लाइन नहीं किया, मतलब डिक्लाइन का मतलब हुआ रिफ्यूज, इनकार, इस सम्मान को लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि बट डिनायथ देयर राइट टू गिव इट, बल्कि उसने इस बात से इनकार किया कि उनको ये राइट नहीं है, यानी यहूदियों को ये हक नहीं है टू गिव इट, कि वो ये सम्मान उसको दें। नेदर डथ ही कॉम्प्लीमेंट देम, और ना ही इस बात के लिए उसने उन लोगों की तारीफ की, विद इन्वेंटेड डिक्लेरेशन ऑफ हिज थैंक्स, कि भाई ये उन्होंने घोषणा की है उसको धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। बट इन द पॉजिटिव स्टाइल ऑफ अ प्रॉफिट, बल्कि जो सकारात्मक लहजा होता है एक प्रॉफिट का, पैगंबर का, उस लहजे में चार्जेस देम,
वो उन पर आरोप लगाता है विद डिसअफेक्शन कि उन लोगों को मोहब्बत नहीं रही टू देयर प्रॉपर सॉवरेन, अपने सही राजा से, द किंग ऑफ हेवन, जो कि स्वर्ग का राजा है ना। तो जो स्वर्ग का राजा है यानी ईश्वर है, वही एकमात्र राजा है। तो उस राजा के बजाय वो लोग गिडियन को राजा बना रहे हैं अपना। तो इस बात का उनको एहसास दिलाया गिडियन ने कि भाई तुम्हारा राजा ईश्वर है, कोई और राज नहीं कर सकता तुम्हारे ऊपर। अब आगे देखिए, ये काफी बड़ा पैराग्राफ है, एक 39वां पैराग्राफ देखिए। तो ये मुझे लगता है 38 क्लियर हो गया होगा, है ना, कि देखिए इजराइल के लोगों को मिडियनाइट से गिडियन ने बचाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तुमने हमें बचाया, तुम ही हमारे राजा बन जाओ। लेकिन गिडियन ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कोई तुम्हारा राजा नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारा राजा ईश्वर है और तुम लोगों को मुझे राजा बनाने का कोई हक भी नहीं है ना। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब हुआ। चलिए इस पैराग्राफ को देखते हैं, काफी लंबा है ये। अबाउट 130 years आफ्टर दिस, यानी इस घटना के 130 साल बाद, दे फेल अगेन इनटू द सेम एरर, उन लोगों ने फिर से वही गलती की। द हैंकरिंग विच द ज्यूज हैड, हैंकरिंग का मतलब होता है पसंद करना, चाहना। तो जो चाहत या जो प्रेम यहूदियों के मन में था, किसके लिए? फॉर द आइडोलेट्रस कस्टम्स ऑफ द हीथन्स, यानी जो बहुदेववादी लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, उनकी रीति रिवाजों के प्रति। आइडोलेट्रस माने मूर्ति पूजा की जो रिवाजें थी उनकी, तो उसके प्रति यहूदियों में जो प्रेम था, इज समथिंग एक्सीडिंगली अनअकाउंटेबल। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा अनअकाउंटेबल, यानी जिसका वजह नहीं बताई जा सकती कि ऐसा क्यों है उनको इतनी मोहब्बत। बट सो इट वॉज, लेकिन ऐसा था, that laying hold of the misconduct of Samuel's 2 sons who were entrusted with some secular concerns, they came in an abrupt and clamorous manner to Samuel। यानी ऐसा हुआ कि सैमुअल के जो 2 बेटे थे, उन्होंने दुर्व्यवहार किया था और उससे प्रभावित होकर ये लोग एकदम से सैमुअल के पास आए ये कहते हुए। तो सैमुअल के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि एक प्रॉफिट था जिन्होंने डेविड को राजा बनाया था इजराइल का। और सैमुअल को तीनों धर्मों में, यानी यहूदी धर्म में, ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में, तीनों धर्मों में इनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो सैमुअल के पास आए और क्या कहते हुए? बिहोल्ड, कि देखिए, दाउ आर्ट ओल्ड, आप बुजुर्ग हो गए हैं, एंड दाई सन्स वॉक नॉट इन दाई वेज, और आपके बेटे आपके कहे अनुसार चल नहीं रहे हैं। नाउ मेक अस अ किंग टू जज अस लाइक ऑल द अदर नेशंस, इसलिए अब हमारे लिए एक राजा बनाइए और जो कि हमें जज करे, जैसे बाकी दूसरे देशों में जजमेंट होते हैं वैसे ही हमें जज करने के लिए एक राजा बनाइए। एंड हियर वी कैन नॉट बट ऑब्जर्व दैट देयर मोटिव्स वर बैड, और यहाँ हम ये कहे बिना नहीं रह सकते कि उनका इरादा बुरा था। विज मतलब कि दैट दे माइट बी लाइक अनटू अदर नेशंस, कि वो दूसरे देशों के जैसा बनना चाहते थे। दैट इज द हीथन्स, आई का मतलब दैट इज, तो वो हीथन्स के जैसा बनना चाहते थे, यानी काफिरों के जैसा बनना चाहते थे। Whereas the true glory lay in being as much unlike them as possible, जबकि whereas माने जबकि, their true glory, उनकी जो सच्चा वैभव था, ले माने निहित था, in being as much unlike, उतना अलग होने में, as much possible, जितना संभव हो सके। यानी जो काफिर लोग हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, बहुदेववादी हैं, उनसे जितना अलग हो सके उतना अलग होना चाहिए था, लेकिन वो उनके जैसा बनना चाहते थे। बट द थिंग डिस्प्लीज्ड सैमुअल, लेकिन इस बात से सैमुअल अप्रसन्न हुए। व्हेन दे सेड, जब उन्होंने कहा, गिव अस अ किंग टू जज अस, कि हमें एक राजा दीजिए जो हमको जज करे। एंड सैमुअल प्रेड अनटू द लॉर्ड, और सैमुअल ने ईश्वर से प्रार्थना की। एंड द लॉर्ड सेड अनटू सैमुअल, और ईश्वर ने सैमुअल से कहा, हर्किन अनटू द वॉइस ऑफ द पीपल,
यानी तुम लोगों की आवाज सुनो, इन ऑल दैट दे से, जो कुछ भी वो कह रहे हैं, अनटू दी, तुमसे, फॉर दे हैव नॉट रिजेक्टेड दी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, बट दे हैव रिजेक्टेड मी, बल्कि उन्होंने मुझे अस्वीकार किया है, दैट आई शुड नॉट रेन ओवर देम, कि मैं अब उन पर राज ना करूं, है ना। ये कहकर कि भाई हमें एक राजा चाहिए, ये कहकर उन्होंने मुझे मेरा तिरस्कार किया है। अकॉर्डिंग टू ऑल द वर्क्स विच दे हैव डन सिंस द डे दैट आई ब्रॉट देम अप आउट ऑफ इजिप्ट। अकॉर्डिंग टू ऑल द वर्क्स यानी वो जो सारे काम, विच दे हैव डन, जो उन्होंने किए हैं, सिंस, तब से, जब से कि, द डे, उस दिन से, दैट आई ब्रॉट देम अप, जबकि मैं उनको लेकर आया, आउट ऑफ इजिप्ट, मिस्र से बाहर, इवन अनटू दिस डे, उस दिन से लेकर आज तक, वेयर विद दे हैव फॉरसेकन मी, उन्होंने आज जबकि मुझे छोड़ दिया है, एंड सर्व्ड अदर गॉड्स, और दूसरे देवताओं की उन्होंने पूजा की है, सो डू दे ऑल्सो अनटू दी, वैसा ही वो तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं। नाउ देयरफॉर हर्कन अनटू देयर वॉइस, और इसीलिए अब तुम उनकी आवाज सुनो, हाउ बीट, मतलब चाहे प्रोटेस्ट सोलेमली, हाउ बीट का मतलब हाउ एवर, किंतु प्रोटेस्ट सोलेमली अनटू देम एंड शो देम द मैनर ऑफ द किंग, तो उनका तुम विरोध करो और उनको दिखाओ, शो देम, उनको दिखाओ, द मैनर, वो तरीका, ऑफ द किंग दैट शैल रैन ओवर हिम, एक उस राजा का तौर तरीका जो उनके ऊपर राज करेगा, यानी राजा होते कैसे हैं ये उनको एहसास दिलाओ। नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर किंग, किसी खास राजा का नहीं, बट द जनरल मैनर ऑफ द किंग्स, बल्कि जो सामान्य तौर तरीका होता है राजाओं का, ऑफ द अर्थ, जो धरती के राजा होते हैं, होम इजराइल वॉज सो ईगरली कॉपिंग आफ्टर, यानी जिनकी की नकल कर रहा था इजराइल इतने मनोवेग से, मनोयोग से। एंड नॉट विद स्टैंडिंग द ग्रेट डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड डिफरेंस ऑफ मैनर्स, द कैरेक्टर इज स्टिल इन फैशन, यानी तब से इतना वक्त बीत गया, इतना फर्क आ गया मैनर्स में, तौर तरीके में इंसानियत के, लेकिन जो कैरेक्टर है राजा का वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। एंड सैम्यूल टोल्ड ऑल द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड अनटू द पीपल, और सैम्यूल ने जो सारे शब्द थे लॉर्ड के, ईश्वर की सारी बातें लोगों को बताई। दैट आज ऑफ हिम अ किंग, वो लोग जो उससे राजा की मांग कर रहे थे। एंड ही सेड, और उसने कहा, दिस शैल बी द मैनर ऑफ द किंग, राजाओं का तौर तरीका ये होगा, दैट शैल रेन ओवर यू, जो कि तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। ही विल टेक योर सन्स and appoint them for himself, for his chariots and to be his horsemen, यानी तुम्हारे बेटों को वो ले जाएगा। राजा का अधिकार होता है कि भाई किसी का भी बेटा हो, राजा उसको जबरदस्ती सेना में भर्ती करेगा, तो वो तुम्हारे राजाओं को, तुम्हारे बेटों को ले जाएगा और अपने रथ उनसे हकवाएगा। टू बी हिज हॉर्समैन, यानी अपनी घुड़सवार बनाएगा, यानी सेना में चलने वाले जो घुड़सवार हैं, रथ चलाने वाले हैं, उन सब कामों पे लगाएगा। एंड सम शैल रन बिफोर हिज चैरियट्स, इनमें से कुछ लड़के जो तुम्हारे बेटे होंगे वो उसके रथ के आगे आगे चलेंगे। दिस डिस्क्रिप्शन एग्रीज विद द प्रेजेंट मोड ऑफ इम्प्रेसिंग मैन, यानी वर्तमान में भी जो लोग होते हैं जो राजा के लिए कार्य करते हैं, उनका वर्णन भी यही है जो उस वक्त दिया गया था। आज भी उसी तरीके से राजा के लिए लोग काम करते हैं। एंड ही विल अपॉइंट हिम कैप्टेन्स ओवर थाउजेंड्स एंड कैप्टेन्स ओवर 50s, यानी कोई 50 सैनिकों का कप्तान होगा, कोई 1000 लोगों का कप्तान होगा, इस तरीके से नियुक्त करेंगे। विल सेट देम टू ईयर हिज ग्राउंड एंड टू रीप हिज हार्वेस्ट, और राजा उनको मजबूर करेगा कि भाई उसका खेत बो, उसके लिए फसल काटो, उसका काम करो। एंड टू मेक हिज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिज चैरियट्स, तो उसके लिए वो लोग लड़ाइयाँ लड़ेंगे, उसके रथ चलाएंगे। And he will take your daughters to be confectionaries and to be cooks and to be bakers, और जो घर के कामकाज होते हैं, खाना पकाना बनाना, उन सब के लिए वो तुम्हारी बेटियों को ले जाएगा। This describe the expense and luxury as well as the operation of kings, तो राजा किस तरीके से लग्जरी में रहते हैं, विलासिता से रहते हैं, और किस तरीके से ऑपरेशन यानी अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर, ये उसका वर्णन है। And he will take your fields and
योर ओलिव यार्ड्स, यानी तुम्हारे जो खेत खलिहान होंगे ओलिव के और बाकी जो अनाज उगाएंगे वो सब तुम्हारे खेत खलिहान वो ले लेगा। इवन द बेस्ट ऑफ देम, तुम्हारे जो सबसे अच्छे खेत खलिहान होंगे वो भी ले लेगा। एंड गिव देम टू हिज सर्वेंट्स, और तुमसे छीनकर वो अपने सेवकों को देगा। एंड ही विल टेक द 10th ऑफ योर सीड, जितना अनाज तुम्हारा पैदा होगा उसमें से 10वां भाग ले लेगा। एंड ऑफ योर वाइन यार्ड्स, और जो तुम्हारी बेलें होंगी यानी अलग अलग तरीके की अंगूर की बेलें, जो भी बेलें हैं उनको लेगा। एंड गिव देम टू हिज ऑफिसर्स, और अपने अफसरों को देगा। एंड टू हिज सर्वेंट्स, अपने सेवकों को देगा। बाय विच वी सी दैट ब्राइबरी, करप्शन एंड फेवरेटिज्म आर द स्टैंडिंग वाइसेस ऑफ किंग्स, यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राइबरी माने रिश्वत होती है, करप्शन भ्रष्टाचार, फेवरेटिज्म होता है भाई भतीजावाद, जिसको नेपोटिज्म भी बोले जाते हैं। तो ये राजाओं के वाइसेस हैं, दुर्गुण हैं। किसी भी प्रकार की सरकारें हों तो उनमें ये फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद और वो सब तो चलता ही है। एंड ही विल टेक योर फील्ड्स एंड योर, ये हो गया, ये सब हो जाएगा सब। एंड ही विल टेक द 10th ऑफ योर मेन सर्वेंट्स एंड योर मेड सर्वेंट्स एंड योर गुडलियस्ट यंग मैन एंड योर आसेस एंड पुट देम टू हिज वर्क, यानी तुम्हारे जो सर्वेंट होंगे उनमें से भी ले लेगा, है ना, तुम्हारे जो अच्छे लोग होंगे उनमें से, यानी जो कुछ तुम्हारा है वो सब राजा की संपत्ति होता है, वो जितना चाहे उतना उसमें से ले सकता है, कहने का मतलब ये है। एंड ही विल टेक द 10th ऑफ योर शीप एंड ye शैल बी हिज सर्वेंट्स एंड ye शैल क्राई आउट इन दैट डे बिकॉज ऑफ योर किंग विच ye शैल हैव चोजन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी भेड़ बकरियां जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब ले लेगा, उसमें से जितना हिस्सा वो चाहे ले लेगा, और फिर तुम उस दिन क्या होगे, रोओगे, है ना। ये माने तुम होता है भाई, ये शैल क्राई आउट, तुम फिर रोओगे इन दैट डे, उस दिन, बिकॉज ऑफ योर किंग, अपने उसी राजा की वजह से, विच ye शैल हैव चोजन, जो कि तुम ही ने चुना होगा। एंड द लॉर्ड विल नॉट हियर यू इन दैट डे, और उस दिन ईश्वर तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं सुनेगा। दिस अकाउंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ मोनार्की, ये जो लेखा जोखा है मोनार्की को बनाए रखने का, राज सत्ता को बनाए रखने का, neither do the characters of the few good kings which have lived since either sanctify the title or blot out the sinfulness of the origin, यानी जो few good kings, यानी कुछ अच्छे राजा भी हुए हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इससे क्या है, आइदर सैंक्टिफाई द टाइटल, उनका जो टाइटल है, जो पदवी है, वो सैंक्टिफाई नहीं होती, पवित्र नहीं हो जाती, यानी बहुत सारे राजा हुए हैं जिनमें से कुछ अच्छे राजा हुए हैं, तो इससे बाकी राजाओं का नाम पवित्र नहीं हो जाता। और ब्लॉट आउट का मतलब जो धब्बा है वो नहीं छूट जाएगा। द सिंफुलनेस ऑफ द ऑरिजिन, यानी उनकी पैदाइश ही पाप से हुई है, तो उनका जो धब्बा है वो नहीं छूट जाता, क्योंकि कुछ राजा अच्छे हुए हैं। The high encomium given of David takes no notice of him officially as a king, but only as a man after God's own heart. तो the high encomium मतलब जो बड़ी प्रशंसा की गई है किसकी, डेविड की। तो डेविड के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, सेकंड किंग ऑफ इजराइल, और जो कि सोलोमन का पिता भी था। तो सोलोमन से आप परिचित होंगे, सोलोमन बहुत फेमस हैं इसमें मतलब क्रिश्चियनिटी में। तो डेविड सोलोमन के पिता थे। तो जो तारीफ की गई है सोलोमन की, वो नो नोटिस ऑफ हिम ऑफिशियली एज अ किंग, तो एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि बट ओनली एज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईश्वर के दिल के समीप थे। नेवरदलेस द पीपल रिफ्यूज टू ओबे द वॉइस ऑफ सैमुअल एंड दे सेड, किंतु लोगों ने सैमुअल की आवाज सुनने से इनकार कर दिया और वो बोले, ने बट वी विल हैव अ किंग ओवर अस, नहीं लेकिन हमको तो एक राजा चाहिए। और पहले बात हुई थी ना सैमुअल की, सैमुअल ने उनको डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई राजा ऐसा होगा, और लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमको तो राजा चाहिए, दैट वी मे बी लाइक ऑल द नेशंस, ताकि हम भी दूसरे देशों की तरह हो सकें, एंड दैट आर किंग में जज अस, कि हमारा राजा हमारा न्याय कर सके, एंड गो आउट बिफोर अस एंड फाइट आर बैटल्स, और वो हमारे आगे आगे चले और हमारे लिए लड़ाइयां लड़े। सैमुअल कंटिन्यू टू रीजन विद देम बट टू नो पर्पज, तो सैमुअल उनके साथ तर्क करता रहा कि भाई राजा
मत बनाओ, राजा के होने से ये बुराइयां हैं, वो बुराइयां हैं, और तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन उसका ये सब कहना टू नो पर्पज, इसका कोई मतलब नहीं निकला और लोग अपनी बात पर अड़े रहे। सो ही सेड बिफोर देम देयर इनग्रेटिट्यूड बट ऑल वुड नो अवेल। तो उन्होंने उसको दिखाया, उन लोगों को दिखाया कि भाई तुम लोग कितने इनग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता से भरे हुए हो, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। एंड सीइंग देम फुली बेंट ऑन देयर फॉली, और जब देखा कि वो अपनी फॉली माने अपनी मूर्खता पर अड़े हुए हैं, बेंट ऑन माने अड़े रहना, फुली पूरी तरह, ही क्राइड आउट, तो उसने जोर से कहा, आई विल कॉल अनटू द लॉर्ड एंड ही शैल सेंड थंडर एंड रेन। तो मैं अब ईश्वर को आवाज दूंगा और वो तुम्हारे ऊपर थंडर एंड रेन यानी बिजली कड़काएगा और बारिश करेगा। विच वॉज देन अ पनिशमेंट, जो उस वक्त एक दंड था, बीइंग इन द टाइम ऑफ व्हीट हार्वेस्ट, क्योंकि उस वक्त गेहूं की फसल तैयार थी, और जब गेहूं की फसल खड़ी है और उस वक्त बारिश हो जाए बिजली कड़के तो सारा गेहूं सड़ जाता है, तो ये एक दंड था। दैट ये मे परसीव, ताकि तुम देख सको, एंड सी, और ये देख सको, परसीव माने भी देखना होता है, परसीव माने समझना भी होता है ना, सारी इंद्रियों से देखना परसेप्शन कहलाता है। सी, तुम देख सको, दैट योर विकेडनेस इज ग्रेट, कि तुम्हारी जो दुष्टता है बहुत बड़ी है, विच ये हैव डन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, जो तुमने ईश्वर की नजरों में की है। और क्या दुष्टता की है? इन आस्किंग यू अ किंग, तुम लोगों ने एक राजा की मांग की है। सो सैम्यूल कॉल्ड अनटू द लॉर्ड, इसलिए सैम्यूल ने ईश्वर को आवाज दी। एंड द लॉर्ड सेंड थंडर एंड रेन दैट डे, और उस दिन फिर ईश्वर ने बिजली कड़काई और बारिश की। एंड ऑल द पीपल ग्रेटली फियर्ड, और सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए द लॉर्ड, ईश्वर से, एंड सैम्यूल, और सैम्यूल से। एंड ऑल द पीपल सेड अनटू सैम्यूल, और सारे लोगों ने सैम्यूल से कहा, प्रे फॉर दाई सर्वेंट्स, यानी हम लोग तुम्हारे सेवक हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। अनटू द लॉर्ड, ईश्वर से, दाई गॉड, जो तुम्हारा भगवान है, दैट वी डाई नॉट, कि हम लोग मारे न जाएं। फॉर वी हैव एडेड अनटू आवर सिंस दिस इवल टू आस्क अ किंग, क्योंकि हमने अपने पापों में एक पाप और जोड़ लिया है कि हमने एक राजा की मांग की। अब ये भाई मैंने तो बाइबल पढ़ी नहीं है, अगर ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो कुछ भी टॉमस पेन ने दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो और कोई क्रिश्चियन इसको पढ़े और भाई तो मेरे सिर तो रखना मत, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ जो लिखा हुआ है वो बता रही हूँ। मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। These portions of scripture are direct and positive, तो ये जो भाग हैं धार्मिक ग्रंथों के वो सीधे हैं और सकारात्मक हैं। They admit of no equivocal construction, इसमें कोई भी equivocal यानी जिसका दूसरा कोई अर्थ निकाला जा सके ऐसा कोई इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है। That the Almighty hath here entered his protest against monarchical government is true, कि भाई ईश्वर ने यहाँ राजशाही की जो सरकार है उसको प्रोटेस्ट किया है, उसका विरोध किया है, ये सच है। और द स्क्रिप्चर इज फॉल्स, अन्यथा जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो झूठे हैं। भाई धार्मिक ग्रंथों को झूठा कहना तो बड़ा धर्म के खिलाफ है। जो लोग मानते हैं उनके सामने ऐसा कहना तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन भाई टॉमस पेन ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। एंड अ मैन हैथ गुड रीजन टू बिलीव, और एक मनुष्य के पास एक कारण है विश्वास करने का, दैट देयर इज एज मच ऑफ किंग क्राफ्ट एज प्रीस्ट क्राफ्ट इन विद होल्डिंग द स्क्रिप्चर फ्रॉम द पब्लिक इन पोपिश रोमन कैथोलिक कंट्रीज। तो मतलब कि टॉमस पेन का ये कहना है कि एक जैसे किंग क्राफ्ट है यानी राजा की जो चालाकी है, उसी तरीके से प्रीस्ट क्राफ्ट है यानी पादरियों की, जो पुजारी हैं, जो कि धर्म के ठेकेदार हैं, उनके अंदर भी चालाकी होती है। राजा और ये पुजारी ये मिलकर क्या करते हैं, विद होल्डिंग माने छिपाए रखते हैं द स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथों को फ्रॉम द पब्लिक यानी आम जनता से, क्योंकि जो भाषा होती है इन धार्मिक ग्रंथों की वो नहीं होती जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है ना। जैसे कि इस्लाम के जो ग्रंथ हैं वो अरबी भाषा में लिखे हुए हैं, और जैसे हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं धार्मिक ग्रंथ वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और जो
क्रिश्चियनिटी के धार्मिक ग्रंथ हैं वो लैटिन भाषा में लिखे हुए हैं। तो अब जो बोलचाल की भाषा है सबकी वो नहीं है, लैटिन भाषा सबको समझ में नहीं आती। अब ऐसे ही हमारे यहाँ संस्कृत भाषा सबको समझ में नहीं आती, ऐसे ही अरबी भाषा आम जो मुसलमान हैं उनको समझ में नहीं आती। तो जैसे हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है, आम मुसलमानों की बोलचाल की भाषा उर्दू है, और जो क्रिश्चियंस हैं या तो इंग्लिश है या कोई और भाषा है, लेकिन लैटिन भाषा सबको समझ में नहीं आती। तो ये क्या करते हैं, जो हर धर्म के जो ठेकेदार हैं वो इन धार्मिक ग्रंथों को विदहोल्ड करके रखते हैं फ्रॉम द पब्लिक, आम जनता से। इन पोपिश कंट्रीज, मतलब कि जो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले देश हैं। फॉर मोनार्की इन एवरी इंस्टेंस इज द पोपरी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो राजशाही है हर जगह एक तरीके से सरकार की पोपरी है, मतलब कि जैसे कि पोप का शासन उसमें चलता है। तो मिलजुल कर ये लोग सब जनता को बेवकूफ बनाते हैं सभी जगह, और जनता बेवकूफ बनती है और जनता आपस में लड़ती है और ये मजे करते हैं। ये तो सब जगह सच है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा जब होता है, जब दंगे होते हैं, धार्मिक दंगे, तो इनमें से कोई नहीं मरता। मरता कौन है? मजदूर। मरता कौन है? सब्जी वाला। मरते कौन है? आम लोग। तो वही तो ले लेके निकलते हैं लड़ने। नेता लोग कभी नहीं मरते, और ये जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं ये कभी नहीं मरते, क्योंकि ये जाते ही नहीं लड़ने। ये तो सिर्फ भड़काते हैं, जाओ बेटा तुम लड़ो, तुम मरो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो अकल आएगी नहीं वैसे भी। कोई कितना भी समझा ले, हम तो फिर लड़ने निकल पड़ेंगे। अभी कल भड़काएंगे दोनों तरफ से, इधर से उधर से, हम फिर लड़ने निकल पड़ेंगे। चलिए 40वां देखिए। To the evil of monarchy we have added that of hereditary succession। अब एक बुराई थी मोनार्की, राजशाही। अब उस evil में, उस बुराई में हमने एक और जोड़ दी। we have added, हमने जोड़ दी है that of hereditary succession, यानी आनुवंशिक उत्तराधिकार। राजा का बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, सब राजा बनते जाओ। एंड एज द फर्स्ट इज अ डिग्रेडेशन, तो जो पहली बुराई है वो डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन होता है नीचे गिर जाना, गिरावट। एंड लेसनिंग ऑफ आवरसेल्व्स, यानी हमने अपने आप को कमतर कर दिया। सो द सेकंड, इसी प्रकार जो दूसरी वाली बुराई है, क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। क्लेम्ड माने उस पर दावा किया जाता है एज अ मैटर ऑफ राइट कि ये तो हक है, यानी राजा के बेटे का हक है कि वो राजा बनेगा। इज एन इंसल्ट, ये तो भाई एक बेइज्जती है। एंड इम्पोजिशन, और इम्पोज माने थोप देना, तो थोपी गई चीज है। ऑन पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी होती है जो आने वाली पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशंस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पर हमने थोप दिया कि भाई हमने चलो अपने बीच में से एक बंदा चुन लिया कि तुम हमारे राजा हो। अब तुम, उनका बेटा हमारे बेटों का राजा बनेगा, फिर उसका बेटा हमारे उन बेटों के बेटों का राजा बनेगा। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमने उन पर थोप दिया एक बंदे को। फॉर ऑल मैन बीइंग ओरिजिनली इक्वल्स, क्योंकि भाई सारे बंदे मूलतः जब पैदाइशी बराबर होते हैं। नो वन बाय बर्थ, तो कोई भी जन्म से नहीं हो सकता। कुड हैव अ राइट, यानी उसको हक नहीं हो सकता टू सेट अप हिज ओन फैमिली, कि वो अपने परिवार को स्थापित करे इन परपेचुअल प्रेफरेंस। परपेचुअल माने हमेशा रहने वाला, प्रेफरेंस माने प्रेफर माने ऊपर उठना, तो हमेशा के लिए ऊपर उठा रहे। टू ऑल अदर्स, दूसरे परिवारों से फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी एक राजा को ये हक नहीं है कि उसका बेटा हमारे बेटों के ऊपर राज करे, ऐसा वो सुनिश्चित करे। एंड दो हिमसेल्फ माइट सर्व सम डिसेंट डिग्री ऑफ ऑनर्स, हालांकि हो सकता है कि जो हमने एक राजा चुना है कि उसमें कुछ डिसेंसी हो, डिसेंट डिग्री ऑफ ऑनर्स ऑफ हिज कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरी होते हैं समकालीन, तो वो हो सकता है अपने जमाने में सम्मान के लायक हो, वो अच्छा काम करे। येट हिज डिसेंडेंट्स, लेकिन फिर भी जो उसके डिसेंडेंट माने उत्तराधिकारी हैं, यानी उसके बेटे, उनके बेटे, माइट बी फार टू अनवर्दी, हो सकता है कि बहुत नालायक हों, टू इनहेरिट देम, उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए। वो इतने ऐसे हो ही ना, इस लायक हो ही ना कि उनके उत्तराधिकारी बन सके। बेवकूफ हो, बदतमीज हो, नालायक हो। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल प्रूफ्स,
एक जो सबसे ज्यादा स्वाभाविक प्रमाण है ऑफ द फॉली, बेवकूफी का, ऑफ हेरिडिटरी राइट यानी जो आनुवंशिक अधिकार है इन किंग्स, राजाओं का, इज वो ये है दैट नेचर डिसअप्रूव्स इट, के प्रकृति खुद इसके खिलाफ है। अदरवाइज अन्यथा शी वुड नॉट सो फ्रीक्वेंटली टर्न इट इनटू रिडिक्यूल, यानी वो बार बार इसकी हंसी ना उड़ाती, बाय मेकिंग मैनकाइंड यानी इंसानों को बनाकर, एन आस फॉर अ लॉइन, शेर को गधा, यानी एक शेर जैसा बंदा उसके यहाँ गधा पैदा हो जाए, है ना। कुछ इतिहास में बड़े महान राजा हुए हैं और उनके जो पुत्र हुए हैं बड़े बेवकूफ़, निहायत बदतमीज पैदा हुए हैं। अब मैं इतिहास से उदाहरण दूं आपको, रहने दीजिए भाई, कोई किसी का फ़ैन हो सकता है, कोई किसी का फ़ैन हो सकता है, इसलिए मैं इतिहास से आपको उदाहरण दे नहीं रही। वैसे आप खुद इतिहास से परिचित हैं और आपने देखा होगा कि कुछ अच्छे राजाओं के बड़े नालायक बेटे हुए और वो भी राजा बने क्योंकि भैया उनका हक था राजा बनना। चलिए हम 41वां पैराग्राफ देखते हैं। सेकेंडली, एज नो मैन एट फर्स्ट कुड possess any other public honors than were bestowed upon him, so the givers of those honors could have no power to give away the right of posterity. And though they might say, we choose you for our head, they could not without manifest injustice to their children say that your children and your children's children shall reign over ours forever. काफी लंबा सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब यह है कि भाई आपको हक है कि आप अपने ऊपर राज करने के लिए किसी बंदे को चुन सकें। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, वी चूज यू फॉर आवर हेड, यानी आप लोग मिलकर किसी एक बंदे को चुने और कहें कि हम तुम्हें चुनते हैं अपना राजा बनने के लिए, तो आपको ये हक है, ये आप चुन सकते हैं। लेकिन आपको ये हक नहीं है that your children and your children's children shall reign over ours forever, कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बच्चों के बच्चे हमारे बच्चों के ऊपर हमेशा के लिए शासन करेंगे, ये कहने का आपको हक नहीं है। बिकॉज क्योंकि such an unwise, unjust, unnatural compact might perhaps in the next succession put them under the government of a rogue or a fool, क्योंकि अगर आप ऐसा अनवाइज माने बेवकूफ़ी से भरा हुआ, अनजस्ट माने अन्याय से भरा हुआ, अननेचुरल माने कि अस्वाभाविक, कॉम्पैक्ट माने समझौता अगर आपने कर लिया है तो हो सकता है कि परहैप्स शायद इन द नेक्स्ट सक्सेशन यानी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, पुट देम अंडर द गवर्नमेंट, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे ही सरकार के अंदर रख दो, एक ऐसे राजा के अंडर रख दो जो कि और रोग माने होता है बदमाश, और अ फूल या फिर एक बेवकूफ हो, तो आपके बच्चों तो मजबूर होंगे उसके अंदर रहने के लिए। मोस्ट वाइज मैन इन देयर प्राइवेट सेंटिमेंट्स हैव एवर ट्रीटेड हेरिडिटरी राइट विद कंटेम्प्ट, यानी ज्यादातर जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने प्राइवेट सेंटिमेंट्स यानी जब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सोचा है तो उनको ये जो हेरिडिटरी राइट है यानी आनुवंशिक जो अधिकार है एक राजा के बेटे का, उसको वो लोग विद कंटेम्प्ट मानी नफरत ही करते हैं, उसको डिसलाइक ही करते हैं। किसी को पसंद नहीं है कि भाई राजा का बेटा अगर बेवकूफ है तो वो राजा बने। Yet it is one of those evils which when once established is not easily removed, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी बुराई है जो एक बार एस्टेब्लिश हो गई, स्थापित हो गई, तो आसानी से हट नहीं सकती। यानी अपनी सत्ता छोड़ने को कोई तैयार थोड़ी होता है। एक बार जिसको राजा बना दिया उसके बच्चे तो फिर अपना हक मानते हैं कि भाई हम तो राजा बनेंगे, ये हमारा हक है, तो वो हटते ही नहीं। Many submit from fear, others from superstition, and the more powerful part shares with the kings the plunder of the rest. अब क्या होता है, मैनी बहुत सारे लोग, सबमिट माने सरेंडर कर देते हैं उस बंदे के सामने, फ्रॉम फियर डर कर, अदर्स फ्रॉम सुपरस्टिशन दूसरे कुछ लोग अंधविश्वास के तहत वो ये मानते हैं कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है इस धरती पर, तो इसलिए सरेंडर कर देते हैं।
एंड द मोर पावरफुल पार्ट, और जो बहुत ताकतवर तबका होता है देश का, वो क्या करता है, शेयर्स माने प्रतिभाग करता है, भाग लेता है विद द किंग, राजा के साथ मिलकर, द प्लंडर ऑफ द रेस्ट, बाकी लोगों को लूटने में। तो कुछ राजा के साथी होते हैं, सामंत होते हैं, दरबारी होते हैं, वो राजा के साथ मिलकर प्रजा को लूटते हैं, बाकी लोगों को लूटते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई राजशाही हटे, क्योंकि उन्हें तो कोई कष्ट होता नहीं, उन्हें तो लूटने को मिलता है माल। तो इस तरीके से भाई राजशाही चलती रहती है। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 42। अब इस 42वें पैराग्राफ में थॉमस पेन जो कह रहा है, वो कह रहा है कि जैसे भाइयों के गैंग होते हैं ना, अपने वो नहीं भाई राम लक्ष्मण की तरह भाई नहीं, जो आज के भाषा में जिनको भाई बोलते हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं और उनका गैंग होता है, तो वो क्या है, हफ्ता वसूली करते हैं कि भाई एक पेटी पहुंचा दो, अच्छा बहुत कमाया तुमने, एक पेटी पहुंचा दो, अगर जान की सलामती चाहते हो हम सुरक्षा देंगे तुमको। तो एक तरीके से सिक्योरिटी मनी उनको देना पड़ता है उन्हीं से खुद को बचाने के लिए। तो इसमें पैराग्राफ में वो बता रहा है कि ऐसा ही कोई भाई रहा होगा, गैंग का लीडर सरगना, जो कि जिसको जो बाद में चल के राजा बन गया है ना। तो अब उसके बेटे को भी आप राजा बनाना, ये गलत बात है। ऐसा कभी उनका इरादा रहा ही नहीं होगा लोगों का कि उस डाकू का, लुटेरे का बेटा आगे चलकर भी हमारे ऊपर राज करे। तो ऐसा कोई उनका इरादा रहा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से लोगों ने बाद में इंटरप्रेट कर लिया है। चलिए देखते हैं। दिस इज सपोजिंग द प्रेजेंट रेस ऑफ किंग्स इन द वर्ल्ड, यानी जो प्रेजेंट माने वर्तमान की रेस माने प्रजाति है ऑफ किंग्स, राजाओं की, तो उसके बारे में चलिए हम विचार करते हैं। इन द वर्ल्ड टू हैव हैड एन ऑनरेबल ओरिजिन, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो ओरिजिन है यानी पैदाइश है बड़ी ऑनरेबल है, यानी बड़े सम्मानीय तरीके से वो लोग इस दुनिया में आए हैं। वेयर है, जबकि इट इज मोर देन प्रोबेबल, ज्यादा संभावना इस बात की है, दैट कुड वी टेक ऑफ द डार्क कवरिंग, कि अगर हम टेक ऑफ माने हटा देना, द डार्क कवरिंग जो काली परछाई है, जो कवर है, जो पर्दा है, काला पर्दा है, ऑफ एंटिक्विटी यानी प्राचीनता का, एंड ट्रेस देम, और अगर उनका पता लगाएं, टू देयर फर्स्ट राइज, यानी पहली बार उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, राजा लोग कैसे अस्तित्व में आए, दैट वी शुड फाइंड द फर्स्ट ऑफ देम, तो जो पहला राजा हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नथिंग बेटर देन द प्रिंसिपल रफियन, यानी एक जो मुख्य रफियन, वही आवारा डाकू लुटेरे, तो एक प्रिंसिपल माने मुख्य, रफियन लुटेरा, तो एक जो लुटेरों का सरदार है वो मिलेगा, ऑफ सम रेस्टलेस गैंग, रेस्टलेस माने बेचैन, जो एक जगह नहीं रुकने वाला, लोगों को परेशान करने वाला गैंग, हुज सैवेज मैनर्स, जिसके के सैवेज माने जंगली, मैनर्स माने तौर तरीके, और प्री एमिनेंस इन सटलिटी ऑब्टेन्ड हिम, प्री एमिनेंस माने होती है मतलब डोमिनेंस, तो वो मुख्य था, इन सटलिटी माने शातिरता में, ऑब्टेन्ड हिम जिससे उसने हासिल कर लिया, द टाइटल ऑफ चीफ, टाइटल माने पदवी, ऑफ चीफ मुखिया की, एमंग प्लंडरर्स, प्लंडरर्स वही लुटेरे होते हैं, तो लुटेरों के बीच में कोई एक बंदा जो बहुत शातिर था वो उनका चीफ बन गया। एंड हु, और जो बाय इंक्रीजिंग इन पावर, उसने फिर क्या है अपनी पावर बढ़ा ली, इंक्रीज माने बढ़ाना, पावर ताकत, एंड एक्सटेंडिंग हिज डेप्रिडेशंस, और अपना जो लूटपाट थी, जो उसके अत्याचार थे वो सब उसने और बढ़ा दिए, ओवर ऑड माने डरा दिया, ओ माने AWE माने डरा दिया, और ओवर ऑ बहुत ज्यादा डरा दिया, द क्वाइट जो शांत लोग थे, पीसफुल लोग थे, एंड डिफेंसलेस, डिफेंस माने सुरक्षा करना, और डिफेंसलेस बेचारे जो जिनके पास सुरक्षा के कोई साधन नहीं थे, शांत प्रिय लोग थे जो अपने आप को बचाने में असमर्थ थे, तो उनको और डरा दिया, टू परचेज देयर सेफ्टी, ताकि वो परचेज यानी खरीदें, देयर सेफ्टी अपनी सुरक्षा, बाय फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूशंस, फ्रीक्वेंट माने बार बार, कंट्रीब्यूशंस माने योगदान देकर, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो गैंग होता है तो भाई का फोन आता है कि अच्छा ये तुम्हारी फिल्म में तुमने 100 करोड़ कमाए, जरा भेज दो इधर, खोखा बोलते हैं, पेटी बोलते हैं, करोड़ को शायद खोखा बोलते हैं, 2 खोखा इधर भेज दो। तो ऐसे ही
ये लोग भी बेचारे जो क्वाइट और डिफेंसलेस थे, उनको अपनी सेफ्टी परचेज करनी पड़ी, सुरक्षा खरीदनी पड़ी इन डाकुओं से, बदमाशों से, बाय फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूशंस, बार बार पैसे देकर। येट हिज इलेक्टर्स, फिर भी जो उसके चुनने वाले थे, कुड हैव नो आइडिया ऑफ गिविंग हेरिडिटरी राइट टू हिज डेसेंडेंट्स, उनका कोई इरादा नहीं रहा होगा उसके उत्तराधिकारियों को आनुवंशिक अधिकार देने का। बिकॉज सच अ परपेचुअल एक्सक्लूजन ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि ऐसे लगातार वो एक्सक्लूड किए जाएं, यानी राजशाही से, गवर्नमेंट से उनको बाहर रखा जाए, वॉज इनकम्पेटिबल, इनकम्पेटिबल माने इरेलीवेंट था, यानी ये प्रासंगिक नहीं था, विद द फ्री एंड अनरेस्ट्रेन्ड प्रिंसिपल्स, यानी जो आजादी के प्रिंसिपल माने सिद्धांत थे, अनरेस्ट्रेन्ड माने अनकंट्रोल्ड, जो सिद्धांत थे, दे प्रोफेस्ड और लिव बाय, यानी जिनको वो मानते थे, प्रोफेस्ड माने जिनको वो मानते थे, जिनका सपोर्ट करते थे और जिन सिद्धांतों के साथ वो रहते थे, तो ऐसा वो कभी नहीं चाहते कि उनको हमेशा के लिए गुलाम बना के रखा जाए, हमेशा कोई उन पर शासन करे, पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर शासन करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग इसके पक्ष में रहे हों। वेयरफॉर, इसीलिए हेरिडिटरी सक्सेशन यानी आनुवांशिक उत्तराधिकार इन द अर्ली एजेस, प्रारंभिक युग में, ऑफ मोनार्की, राजशाही के, कुड नॉट टेक प्लेस एज अ मैटर ऑफ क्लेम, तो एक दावे के रूप में नहीं हो सकता, बट एज समथिंग कैजुअल एंड कॉम्प्लीमेंटल, यानी कोई चीज कैजुअल माने ऐसे ही हो जाती है, कॉम्प्लीमेंटल यानी किसी पूरक के तौर पर जो काम करता है, तो बस ऐसे ही हो गया होगा बाय चांस। बट एज फ्यू और नो रिकॉर्ड्स वर एक्सटेंट इन दोज डेज, अब कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे उन दिनों के जो अस्तित्व में हों, एंड ट्रेडिशनरी हिस्ट्री स्टफ्ड विद फेबल्स, और जो ट्रेडिशनरी माने जो पारंपरिक इतिहास है, स्टफ्ड माने भरा हुआ है, विद फेबल्स किस्से कहानियों से। इट वॉज वेरी इजी, तो ये बड़ा आसान था, आफ्टर द लैप्स ऑफ फ्यू जनरेशंस, यानी कुछ पीढ़ियों के गुजरने के बाद, टू ट्रम्प अप सम सुपरस्टिशियस टेल, यानी कोई अंधविश्वास से भरी हुई कहानी गढ़ ली, कन्वीनियंटली टाइम्ड, अपनी सुविधानुसार उसमें समय डाल दिया। मोहम्मद लाइक, मोहम्मद वैसे तो मोहम्मद का मतलब होता है प्रेजवर्दी, जो तारीफ के लायक हो, तो अब ये मोहम्मद साहब के लिए जिक्र हो सकता है कि उनकी जैसी जो कहानी है, क्योंकि जो लिखी गई हैं चीजें उनके बारे में, वो उनके जाने के बाद लिखी गई हैं, तो ऐसे ही अब इसीलिए काफी होता है कि लिखने वाले के अनुसार अलग अलग कहानियां हो जाती हैं, जितने लोग लिखने वाले उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसे ही अपने हिसाब से लोगों ने बाद में कहानियां गढ़ दी, टू क्रैम यानी और रटा दी, हेरिडिटरी राइट, और उसमें क्या है उन्होंने ठूंस दिए आनुवांशिक अधिकार, डाउन द थ्रोट्स, यानी लोगों के गले से उतार दिए, लोगों को रटवा दी ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि उस वक्त किताबें तो इतना होती नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली मौखिक रूप से ट्रांसफर हुई हैं, लोगों के गले से उतरवा दी। थॉट्स ऑफ द वल्गर, अच्छा वल्गर मतलब जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनके गले से उतार दी। Perhaps the disorders which threatened or seemed to threaten on the decease of a leader and the choice of a new one for elections among ruffians could not be very orderly, induced many at first to favor hereditary pretensions. तो हुआ क्या होगा? Perhaps शायद the disorders यानी जो उथल पुथल, which threatened माने जिसका डर रहता था, और सीम्ड टू थ्रेटन, और जिसकी संभावना थी कि भाई उथल पुथल होगी, जैसा कि भाई मुझे पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा मुझे कुछ मेरे टीचर्स ने, जो मेरे मुस्लिम टीचर्स हैं, उन्होंने ही बताया है कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो जो उनके उत्तराधिकारी थे उनमें काफ़ी झगड़े हुए आपस में, और बल्कि उनका जो पार्थिव शरीर था वो भी रखा रहा प्रॉपरली, बजाय उनका अंतिम संस्कार करने के लोग आपस में लड़ने लगे। तो यही बात यहाँ पर है कि शायद जो डिसऑर्डर्स
हो सकते हैं, जो उथल पुथल हो सकती है लीडर के मरने के बाद, ऑन द डिसीज, डिसीज का मतलब यहाँ मौत, ये बीमारी वाला डिसीज नहीं है, ये डिसीज मौत है, ऑन द डिसीज ऑफ द लीडर, नेता के मरने पर, एंड द चॉइस ऑफ अ न्यू वन, और दूसरे नेता के चुनाव के लिए जो उथल पुथल हो सकती है, फॉर इलेक्शंस एमंग द रफियंस कुड नॉट बी वेरी ऑर्डरली, क्योंकि जो जंगली लोग थे उनके बीच में, जो असभ्य लोग थे उनके बीच में इलेक्शन बहुत व्यवस्थित हो नहीं सकते थे, ढंग से हो नहीं सकते थे, तो आपस में लड़ाई ही होती कि भाई मैं सरदार बनूंगा, मैं सरदार बनूंगा। तो इंड्यूस मैनी एट फर्स्ट, यानी शुरुआत में बहुत से लोगों को इंड्यूस मतलब उन्होंने ये मतलब राय दी कि टू फेवर हेरिडिटरी प्रिटेंशंस, के जो हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक रूप से जो व्यक्ति मरा है उसका बेटा राजा बन जाए। By which means it happened as it hath happened since, that what at first was submitted to as a convenience was afterwards claimed as a right। तो अब हुआ ये कि शुरुआत में जो चीज कन्वीनियंस के तौर पर, सुविधा के तौर पर ली गई थी, वो बाद में उस पर दावा किए जाने लगा कि ये हमारा हक है, was afterwards claimed, यानी बाद में ये दावा ठोका गया as a right कि ये उनका हक है। नेक्स्ट देखिए, तो समझ में आई गया आपको ये पैराग्राफ। अब पैराग्राफ नंबर 43 देखिए, और इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं टॉमस पेन कि इंग्लैंड में किस तरीके से थोड़े से तो अच्छे राजा हुए हैं, ज्यादातर बुरे राजा हुए हैं, और कैसे वो आपस में लड़ते रहे, ये डायनेस्टी और वो डायनेस्टी, ये खानदान और वो खानदान, दो खानदानों में लड़ाई हो रही है गद्दी के लिए। तो ये तो जहां भी राजशाही है वहां पर होता ही है। तो ये दुर्दशा बता रहे हैं कि कैसी दुर्दशा रही है इंग्लैंड में। चलिए देखते हैं। इंग्लैंड सिंस द कंक्वेस्ट, यानी जो नॉर्मन कंक्वेस्ट हुई थी 1066 में, तब से हैथ नोन सम फ्यू गुड मोनार्क्स, तो कुछ ही अच्छे राजा हुए हैं, बट ग्रोन्ड, लेकिन इंग्लैंड कराहता रहा है, बीनीथ अ मच लार्जर नंबर ऑफ बैड वंस, यानी बहुत बड़ी संख्या में बुरे राजाओं के कमांड में, बुरे राजाओं के नीचे कराहता रहा है इंग्लैंड। Yet no man in his senses can say that their claim under William the Conqueror is a very honorable man। और फिर भी कोई भी व्यक्ति जिसके सेंसेस सही काम कर रहे हैं, उनमें से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि विलियम जो कनकरर था उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उनका हक, उनका जो क्लेम है वो सम्मानजनक है। अ फ्रेंच बास्टर्ड, एक फ्रांस का, अब जो हिंदी है इसकी हरामी बोलते हैं, एक फ्रांसीसी हरामी, लैंडिंग विद एन आर्म्ड बैंडिटी, यानी वो आया किनारे पर, यानी इंग्लैंड के किनारे आया, विद एन आर्म्ड माने हथियार लेकर, बैंडिटी वही जो गिरोह है, डाकुओं का एक गिरोह लेकर, एंड एस्टेब्लिशिंग हिमसेल्फ किंग ऑफ इंग्लैंड, और अपने आप को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया, अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द नेटिव्स, यानी वहाँ के जो लोग थे, यानी इंग्लैंड के रहने वाले लोगों की कंसेंट के खिलाफ, उनकी सहमति के बिना अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इन प्लेन टर्म्स, सीधे साधे शब्दों में, अ वेरी पाल्ट्री रास्कली ऑरिजिन, तो ये बड़ी पाल्ट्री माने तुच्छ, रास्कली माने बदमाश तरीके से ओरिजिनल, ये मतलब यहाँ राजशाही इस तरीके से पैदा हुई। इट सर्टेनली हैथ नो डिविनिटी इन इट, इसमें भाई दैवीयता कहाँ है, डिविनिटी तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल। However, it is needless to spend much time in exposing the folly of hereditary right। लेकिन however it is needless, ये बेकार है, to spend much time, ज्यादा समय बर्बाद करना, in exposing, दिखाने में, पोल खोलने में, the folly, बेवकूफी की, of hereditary right, आनुवांशिक अधिकार की। If there are any so weak as to believe it, let them promiscuously worship the ass and the loin and welcome।
तो भैया अगर इफ देयर आर एनी, अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, सो वीक, इतने कमजोर हैं, एज टू बिलीव इट, जो इस बात में विश्वास करते हैं, लेट देम प्रोमिस्क्यूअसली वर्शिप, तो भैया वो लोग मजे से पूजा करें। प्रोमिस्क्यूअस का एक मतलब निम्न तरीके से नीचे गिरकर वो पूजा करें, द आस, गधे की पूजा करें, एंड द लॉयन, शेर की पूजा करें, एंड वेलकम, उनका स्वागत है। I shall neither copy their humility nor disturb their devotion, अब मैं ना तो उनकी जो विनम्रता है उसकी नकल करूंगा और ना ही उनके जो डिवोशन है, उनका समर्पण है, उसमें उनको डिस्टर्ब करूंगा। भाई तुम्हारा मन है तुम करो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 44, और इस पैराग्राफ में वो कयास लगा रहा है कि ये राजशाही या राजा लोग कैसे पैदा हुए, अस्तित्व में कैसे आए, तो उसके कुछ अंदाजे वो लगा रहा है। Yet I should be glad to ask how they suppose kings came at first, तो भाई मैं बड़ी खुशी से ये पूछना चाहूंगा कि लोगों को कैसे लगता है कि राजा लोग कैसे अस्तित्व में आए होंगे शुरुआती तौर पर। द क्वेश्चन एडमिट्स बट ऑफ 3 आंसर्स, इस प्रश्न के 3 उत्तर संभावित हैं। विज, और वो उत्तर क्या है, either बाय लॉट, या तो भाग्य से, बाय इलेक्शन, या फिर इलेक्शन से, चुनाव से, और बाय यूजर्पेशन, यूजर्पेशन होता है किसी सत्ता को हड़प लेना, तो या फिर उन्होंने सत्ता हड़प ली होगी। फोर्सिबल ओवरथ्रो, यानी फोर्सिबल माने ताकत से, ओवरथ्रो माने किसी को उखाड़ कर फेंक देना, खुद स्थापित हो जाना। इफ द फर्स्ट किंग वॉज टेकन बाय लॉट, अगर पहला राजा भाग्य से हुआ, इट एस्टेब्लिशेस अ प्रीटेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट, इससे स्थापित होता है प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट मतलब एक पूर्व एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक पिछला एग्जाम्पल, फॉर द नेक्स्ट, अगले वाले के लिए, विच एक्सक्लूड्स हेरिडिटरी सक्सेशन, जो कि आनुवांशिक उत्तराधिकार को एक्सक्लूड कर देता है, उससे बाहर है। सॉल वॉज बाय लॉट, तो सॉल मैंने आपको बताया था कि जो सॉल था वो पहला राजा था इजराइल का, तो ये भाग्य से हुआ। येट द सक्सेशन वॉज नॉट हेरिडिटरी, फिर भी जो उसका उत्तराधिकार था वो आनुवांशिक नहीं था। नेदर डज इट अपियर फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन दैट देयर वॉज एनी इंटेंशन इट एवर शुड, और ना ही इससे ऐसा दिखता है कि ऐसा कोई इरादा था कि राजा का जो पद है वो हेरिडिटरी हो, आनुवांशिक हो। इफ द फर्स्ट किंग ऑफ एनी कंट्री वॉज बाय इलेक्शन, यदि पहला राजा किसी देश का चुनाव के द्वारा हुआ है, दैट लाइक वाइज एस्टेब्लिशेस अ प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट, तो जो अगला राजा है उसके लिए ये प्रेसिडेंट है, यानी पूर्व उदाहरण है कि भाई अगला भी चुना जाना चाहिए, ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बन गया। For to say that the right of all future generations is taken away by the act of the first electors in their choice, not only of a king but of a family of kings forever. तो मतलब ऐसा कहना, for to say, क्योंकि ऐसा कहना that the right, जो हक है, अधिकार है, ऑफ ऑल फ्यूचर जनरेशंस, बाद वाली सारी पीढ़ियों का, इज टेकन अवे, वो छीन लिया गया, बाय द एक्ट, काम के द्वारा, और द फर्स्ट इलेक्टर्स, पहले इलेक्टर्स चुनने वालों के द्वारा, जो मतदाता हैं, जो जिन्होंने पहला राजा चुना, तो उनको ये हक थोड़ी है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने राजा चुन दिया, है ना। तो जो पहला राजा चुना उन्होंने अपने लिए ही तो चुना, तो उनको ये हक नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वही राजा चुन के जाएं, ये कहने का मतलब है। इलेक्टर्स इन देयर चॉइस नॉट ओनली ऑफ द किंग बट ऑफ अ फैमिली ऑफ किंग्स फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए राजाओं का एक परिवार आपने चुन दिया। हैथ नो पैरेलल इन और आउट ऑफ स्क्रिप्चर बट द डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन, तो स्क्रिप्चर्स में इसका और कोई बराबर का उदाहरण नहीं है सिवाय जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिन है, जो सिद्धांत है पाप का, कि एडम और ईव ने फल खाया था, इसलिए हम सभी वो बीमारियां झेल रहे हैं, मौत झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, पैराडाइज से पे हमारा हक नहीं है, क्योंकि एडम और ईव ने फल खाया था, भाई हमने तो नहीं खाया था।
तो वैसा ही ये सिद्धांत है कि राजा, वो उस जमाने में कोई बंदा राजा बना तो फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, तो जैसे ओरिजिनल सिन जो था वो ट्रांसफर हो गया जनरेशन टू जनरेशन, वैसे ही राजशाही हो गई। विच सपोजेज द फ्री विल ऑफ ऑल मैन लॉस्ट इन एडम, यानी एडम के साथ ही सारे लोगों की जो फ्री विल थी, स्वतंत्र इच्छा थी, वो गायब हो गई, चली गई, खो गई, क्योंकि एडम ने फल खा लिया, इसलिए हम सबको वो पाप झेलना पड़ेगा। एंड फ्रॉम सच कंपैरिजन एंड इट विल एडमिट ऑफ नो अदर हेरिडिटरी सक्सेशन कैन डेराइव नो ग्लोरी। अब भैया ऐसी तुलनाएं करके भी आप हेरिडिटरी सक्सेशन को, यानी आनुवंशिक उत्तराधिकार को कोई ग्लोरी नहीं दे सकते, कोई मतलब सपोर्ट नहीं दे सकते, वैभव नहीं दे सकते, शान नहीं दे सकते। ये कोई शान की बात नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आप अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि एडम का पाप ट्रांसफर हुआ। फॉर एज इन एडम ऑल सिन, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि भैया बाबा आदम ने पाप किया वो फल खा के, तो हम सब ने वो पाप किया, हम सब उस पाप के भागीदार हो गए कि बाबा आदम ने हमारे ने फल खाया था, तो हम सब उसके भागीदार हो गए। एंड एज इन द फर्स्ट इलेक्शन इलेक्टर्स, मैंने कहा ना बाबा आदम हमारे, तो भाई ये मत समझ लेना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं भाई हिंदू हूँ, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बाबा आदम ने पाप किया इसलिए सबने पाप किया, ये क्रिश्चियनिटी का विश्वास है, हमारे हिंदू धर्म का नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के तो अलग विश्वास हैं और बहुत उन्नत प्रकार के, बहुत उत्तम प्रकार के विश्वास हैं। एंड एज इन द फर्स्ट इलेक्टर्स ऑल मैन ओबेड, अब इसी प्रकार जो पहले इलेक्टर्स थे, यानी जो पहले मतदाता थे, उन्हीं में सारे लोगों का उन्होंने ओबे हो गया, मतलब जो आज्ञा पालन है वो सबका हो गया, यानी जो राजा उन्होंने चुन दिया वो आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए चुन दिया। एज इन द one all mankind were subject to Satan and in the other to sovereignty, as our innocence was lost in the first and our authority in the last। तो जैसे सैटन ने क्या है, सैटन ने मैनकाइंड को करप्ट किया था। सैटन ने ईव से कहा था कि भाई ये जो फल है वो खा लो, ईव ने खा लिया, अब ईव की मोहब्बत में एडम ने खा लिया। तो सैटन ने जैसे सबको अपनी शैतानी से करप्ट कर दिया, हम सबको पाप का भागीदार बना दिया, ऐसे ही जो दूसरा केस सॉवरेंटी का है, तो उसमें हमारी जो ऑथोरिटी है, हमारा जो हक है, वो सब राजा के पास चला गया, ऐसा मानना है। एंड एज बोथ डिसेबल अस फ्रॉम रीएज्यूमिंग सम फॉर्मर स्टेट एंड प्रिविलेज, अब ये दोनों ही हमको डिसेबल बना देते हैं, अक्षम बना देते हैं कि हम फॉर्मर स्टेट में नहीं जा सकते। जो फॉर्मर स्टेट में यानी जो हमारी पुरानी कंडीशन थी, यानी जैसे पैराडाइज में एडम और ईव रहते थे मजे से, हम चाहें तो भी नहीं जा सकते उस पैराडाइज में रहने, जबकि भाई हम तो इनोसेंट हैं, हमने तो वो फल खाया नहीं। तो उसी तरीके से जो हमारा प्रिविलेज है, हमारा विशेषाधिकार है, वो सब छिन गया। ऐसे ही सॉवरेंटी भी कहती है कि हमारा जो विशेषाधिकार है राजा चुनने का, वो भी छिन गया। इट अनआंसरेबली फॉलोज दैट ओरिजिनल सिन एंड हेरिडिटरी सक्सेशन आर पैरेलल्स। तो बात ये हो गई कि जो हमारा मूल पाप था, ओरिजिनल सिन था, और हेरिडिटरी सक्सेशन जो मतलब उत्तराधिकार है आनुवंशिक, ये पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब बराबर हैं, एक ही जैसी चीजें हैं। डिसऑनरेबल रैंक, ये तो बड़ा बेइज्जती की स्थिति है। इनग्लोरियस कनेक्शन, इनग्लोरियस मतलब बहुत खराब, ग्लोरियस होता है शानदार, और उसका उल्टा हुआ इनग्लोरियस, बहुत खराब कनेक्शन है ये तो भैया, जो रिश्ता जोड़ दिया ये बड़ा खराब है। Yet the most subtle sophist cannot produce a juster simile, फिर भी सबसे ज्यादा होशियार सफिस्ट कैनॉट प्रोड्यूस, नहीं सामने ला सकता अ जस्टर, इससे ज्यादा न्याय संगत सिमिली माने तुलना। तो इससे ज्यादा अच्छी तुलना कोई और सामने नहीं ला सकता। ये जो तुलना है ओरिजिनल सिन की, जो बाबा आदम ने किया और उसके हम सब भागीदार बने, और इसी प्रकार राजा कभी एक बार चुना गया और उसके बाद हम सभी उसके अंडर में आ गए,
तो ये बहुत बड़ी सिमिली है, बेस्ट सिमिली है, बेस्ट उदाहरण है, कंपैरिजन है। लेकिन जो यूज हुआ है वो नेगेटिव सेंस में ही यूज हुआ है, क्योंकि जो सोफिस्ट होते हैं वो झूठे तर्क देने वाले लोग होते हैं। तो जो सिमिली है ये बेस्ट है, लेकिन निगेटिव अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में, क्योंकि ये जो तर्क है इसका वो झूठा है। सफिस्ट लोग झूठे तर्क देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज टू यूजोर्पेशन, जहां तक सत्ता हड़पने वाली बात है, नो मैन विल बी सो हार्डली एज टू डिफेंड इट, यानी कोई भी बंदा इतना कठोर नहीं हो सकता जो इसको डिफेंड करे, यानी इसके पक्ष में बोले। एंड दैट विलियम द कंकरर वॉज अ यूजोर्पर, और ये जो विलियम द कंकरर था वो यूजोर्पर था, यानी उसने सत्ता हड़पी थी। इज अ फैक्ट, ये एक ऐसा तथ्य है, नॉट टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, यानी कि ये तो साफ है उसने सत्ता हड़पी थी। The plain truth is that the antiquity of English monarchy will not bear looking into, कि जो प्राचीनता है अंग्रेजी राजशाही की, इंग्लैंड की राजशाही की, उसको देखना जरूरी है, और जब उसको देखा जाएगा तो विल नॉट बियर मतलब वो टिक नहीं पाएगी। जो उसका सिद्धांत है, जो उसकी अच्छाई है, जो उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है, वो टिक नहीं पाएगा। बट इट इज नॉट सो मच द एब्सर्डिटी एज द इविल ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन विच कंसर्न्स मैनकाइंड, यानी इट इज नॉट सो मच द एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी होती है तर्कहीनता, और इविल बुराई होती है, ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन आनुवंशिक उत्तराधिकार, यानी ये जो एब्सर्डिटी है, तर्कहीनता है, वो उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये बुराई है जिस पर कि ध्यान देने की जरूरत है, और विच कंसर्न्स यानी जो चिंता का विषय है मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। डिड इट एंश्योर अ रेस ऑफ गुड एंड वाइज मैन टू इट वुड हैव द सील ऑफ डिवाइन ऑथोरिटी, अगर ये एंश्योर करता, एंश्योर माने सुनिश्चित करना, तो डिड इट एंश्योर, अगर ये जो हेरिडिटरी सक्सेशन है ये सुनिश्चित करता रेस ऑफ गुड एंड वाइज मैन, रेस माने प्रजाति, अच्छे और बुद्धिमान लोगों की प्रजाति को सुनिश्चित करता, इट वुड हैव द सील, तो इस पर मोहर लगी होती, ऑफ डिवाइन ऑथोरिटी, दैवीय सत्ता की। बट एज इट ओपन्स अ डोर टू द फुलिश, द विकेड एंड द इम्प्रॉपर, लेकिन ये तो दरवाजा खोल देती है, जो आनुवंशिक उत्तराधिकार है, हेरिडिटरी सक्सेशन, तो दरवाजा खोल देता है किसके लिए? बेवकूफों के लिए, फुलिश माने बेवकूफ, विकेड दुष्टों के लिए, एंड द इम्प्रॉपर, और जो नालायक हैं उनके लिए। इट हैथ इन इट द नेचर ऑफ ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन माने अत्याचार, तो इसकी जो प्रकृति है उसमें अत्याचार निहित है। मेन हु लुक अपॉन देमसेल्व्स बोर्न टू रेन, वो लोग जो अपनी ओर देखते हैं कि वो तो पैदा ही हुए हैं राज करने के लिए, एंड अदर्स टू ओबे, और जो ये मानते हैं कि दूसरे लोग उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके हुक्म की तामील करने के लिए पैदा हुए हैं, सून ग्रो इंसोलेंट, वो जल्दी ही धृष्ट हो जाते हैं। सेलेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड, देयर माइंड्स आर अर्ली पॉइजन्ड बाय इम्पोर्टेंस, अब वो बाकी के इंसानों में से चुने होते हैं तो उनके जो दिमाग हैं जल्दी ही उनमें जहर घुल जाता है, बाय इम्पोर्टेंस यानी कि भाई हम तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एंड द वर्ल्ड दे एक्ट इन डिफर्स सो मैटेरियली फ्रॉम द वर्ल्ड एट लार्ज, और जिस दुनिया में वो लोग रहते हैं, काम करते हैं, डिफर्स माने वो अलग होता है, सो मैटेरियली इतना ज्यादा, फ्रॉम द वर्ल्ड एट लार्ज यानी बाकी के संसार से, दैट दे हैव बट लिटिल अपॉर्चुनिटी, कि उनके पास ना के बराबर अवसर होता है, ऑफ नोइंग इट्स ट्रू इंटरेस्ट, इसके वास्तविक हितों को जानने का, एंड व्हेन दे सक्सीड टू द गवर्नमेंट, और जब वो सत्ता में पहुंचते हैं, आर फ्रीक्वेंटली, तो अक्सर वो लोग होते हैं, द मोस्ट इग्नोरेंट, सबसे ज्यादा अज्ञानी, एंड अनफिट और नालायक, ऑफ एनी थ्रू आउट द डोमिनियंस, यानी डोमिनियंस माने राज्य, तो थ्रू आउट माने पूरे,
पूरे राज्य में उनके जैसा अज्ञानी और उनके जैसा नालायक कोई नहीं होता जब तक वो राजा बनते हैं। मतलब क्या हुआ पूरे सेंटेंस का कि जो राजसी खानदान में पैदा होते हैं वो शुरुआत से उनके दिमाग में ये बात होती है कि भाई हम तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो राजकुमार हैं, हम तो ना कोई काम करेंगे, बाकी के सारे लोग हमारी आज्ञा पालन करने के लिए, हमारी चाकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। और वो इस तरीके से पलते बढ़ते हैं महलों में, इतनी सुविधाओं में, कि जब वो खुद राजा बनते हैं तो तब तक वो बिल्कुल बेकार हो चुके होते हैं, वो राज करने के लायक रहते ही नहीं हैं। ये कहने का मतलब है। चलिए अब पैराग्राफ नंबर 47। एनदर इविल, एक और बुराई, विच अटेंड्स, जो कि रहती है हेरिडिटरी सक्सेशन, आनुवंशिक उत्तराधिकार में, इज दैट, वो ये है, द थ्रोन इज सब्जेक्ट टू बी पजेस्ड, कि जो गद्दी है वो अधिकार में रहती है बाय अ माइनर एट एनी एज, एक माइनर के में, यानी जो अल्पायु का होता है। जैसे कि अकबर जो थे वो 13 साल की उम्र में राजा बने, तो जो बैरम खान थे तो रियल राजा कौन थे? बैरम खान। तो इसी तरीके से कोई भी माइनर किसी भी उम्र का गद्दी पर बैठ सकता है अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाए। ऑल विच टाइम द रीजेंसी, यानी उस पूरे समय में जब तक कि वो राजा या राजकुमार है उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती, वो मतलब मेजर नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, उस पूरे समय में द रीजेंसी, यानी जो उसका संरक्षक होता है, पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आपको बैरम खान का एग्जाम्पल दिया, तो उसका संरक्षक एक्टिंग अंडर द कवर ऑफ अ किंग, तो वो राजा के कवर पे के तौर पे काम करता है, यानी उसके संरक्षक के तौर पे काम करता है। हैव एवरी अपॉर्चुनिटी, तो उसके पास पूरा अवसर होता है। एंड इंड्यूसमेंट, और ये लालच भी होता है, टू बिट्रे देयर ट्रस्ट, कि वो उनके साथ विश्वासघात कर सके। द सेम नेशनल मिसफॉर्च्यून हैपेंस, ऐसा ही राष्ट्रीय दुर्भाग्य होता है। व्हेन अ किंग, जब कोई राजा वॉर्न आउट, थक जाता है, घिस जाता है, विद एज, उम्र से, एंड इन्फर्मिटी, और कमजोरी से, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि राजा पैरालिसिस हो गई उसको, या बहुत बूढ़ा हो गया, जैसे इंग्लैंड की रानी की अभी डेथ हुई है, बहुत बूढ़ी हो गई थी वो, तो उम्र से, कमजोरी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। एंटर्स द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन वीकनेस, तो जो इंसानी कमजोरी है उसके अंतिम पायदान पर वो पहुंच जाता है। इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों ही मामलों में, द पब्लिक बिकम्स अ प्रे, जनता शिकार हो जाती है, टू एवरी मिसक्रिएंट, उस प्रत्येक मिसक्रिएंट, उस बदमाश का, हु कैन टेम्पर सक्सेसफुली, जो कि टेम्पर मतलब छेड़खानी कर सके सक्सेसफुली, पूरी सफलता से, विद द फॉलीज, बेवकूफियों के साथ, एदर ऑफ एज और इन्फेंसी, यानी जो बुढ़ापे की या बचपन की जो बेवकूफियां हैं, यानी बहुत बूढ़ा व्यक्ति होता है तो भी उसकी अक्ल काम नहीं करती, और बच्चा तो बच्चा है ही, तो ऐसे में जो संरक्षक होता है उसके पास पूरा मौका होता है बदमाशी करने का, लोगों को धोखा देने का, या राजशाही को धोखा देने का। तो ये एक बुराई है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 48। The most plausible plea which hath ever been offered in favor of hereditary succession is that it preserves a nation from civil wars। अब जो सबसे ज्यादा plausible का मतलब होता है विश्वसनीय, है ना, believable, प्ली माने जो तर्क दिया जाता है, which hath been offered, जो दिया जाता है, in favor of, पक्ष में, hereditary succession, यानी आनुवंशिक उत्तराधिकार के पक्ष में जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय तर्क दिया जाता है वो ये है कि ये प्रिजर्व्स माने सुरक्षित रखता है, ए नेशन, एक देश को, फ्रॉम सिविल वॉर्स, यानी गृह युद्ध से, यानी ज्यादा लोग होंगे तो आपस में लड़ेंगे, शासन करने वाले ज्यादा लोग होंगे तो आपस में उनमें लड़ाई होगी और गृह युद्ध होगा, तो एक ही राजा होगा और राजा का बेटा राजा होगा तो गृह युद्ध नहीं होगा। एंड वर दिस ट्रू, अगर ये सच होता, इट वुड बी
वेटी, इसमें वजन होता, वेयर एज इट इज द मोस्ट बेयर फेस्ड फॉल्सिटी, जबकि ये तो एकदम से बेयर फेस, जिसका चेहरा खुला हुआ है, बेनकाब झूठ है, फॉल्सिटी माने झूठ है, एवर इम्पोज्ड अपॉन मैनकाइंड, जो कभी मानव जाति पर थोपा गया। द होल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड डिसोन्स द फैक्ट, इंग्लैंड का पूरा इतिहास इस तथ्य को झुठलाता है। 30 किंग्स एंड 2 माइनर्स हैव reigned, 30 राजाओं ने और 2 माइनर्स ने, माइनर वही जो बचपन में गद्दी पे बैठ जाते हैं, हैव reigned, उन्होंने राज किया है, इन दैट डिस्ट्रैक्टेड किंगडम, इस परेशान देश में, इस परेशान राज्य में, सिंस द कन्क्वेस्ट, यानी जो कन्क्वेस्ट थी जिसके बारे में जिक्र किया गया था अभी, तब से लेकर अब तक, इन विच, जिसमें के, इन विच टाइम, जिस समय में, देयर हैज बीन, रहे हैं, इंक्लूडिंग द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को भी अगर उसमें शामिल कर लिया जाए, नो लेस देन 8 सिविल वॉर्स, तो कम से कम 8 तो गृह युद्ध हुए हैं, एंड 19 रिबेलियंस, और 19 विद्रोह हुए हैं। वेयरफॉर इंस्टेड ऑफ मेकिंग फॉर पीस इट मेक्स अगेंस्ट इट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राजशाही है वो शांति के लिए काम न करके शांति के खिलाफ काम करती है, एंड destroys the very foundation it seems to stand upon, और ये तो उस नींव को ही नष्ट कर देती है, destroy माने नष्ट कर देना, फाउंडेशन माने नींव, जिस पर ये खड़ी होती है, राजशाही जिस नींव पर खड़ी है उसी को नष्ट करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो पैराग्राफ क्लियर है कि भाई ये जो तर्क दिया जाता है कि राजशाही गृह युद्ध को रोकती है, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण इंग्लैंड है, जहां इतने सारे गृह युद्ध हुए हैं, इतने सारे विद्रोह हुए हैं। अब देखते हैं हम पैराग्राफ नंबर 49। द कंटेस्ट फॉर मोनार्की एंड सक्सेशन बिटवीन द हाउसेस ऑफ यॉर्क एंड लैंकास्टर लेड इंग्लैंड इन अ सीन ऑफ ब्लड फॉर मेनी ईयर्स। तो ये 2 खानदान थे, यॉर्क और लैंकास्टर, इनमें आपस में लड़ाई हुई राजशाही के लिए, उत्तराधिकार के लिए, और बड़ा लंबा खूनी खेल खेला गया बहुत सालों तक इंग्लैंड में। 12 pitched battles besides skirmishes and sieges were fought between Henry and Edward। तो 12 बड़े बड़े युद्ध, छोटे मोटे झगड़े और घेराव, ये सब हुए हेनरी और एडवर्ड के बीच में। Twice was Henry prisoner to Edward, 2 बार हेनरी कैदी रहा एडवर्ड का। Who in turn was prisoner to Henry, अब एडवर्ड खुद फिर हेनरी का कैदी रहा। And so uncertain is the fate of war and the temper of a nation, और जो युद्ध का परिणाम होता है और देश का जो हालात होते हैं वो इतना अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। When nothing but personal matters are the ground for a quarrel, जबकि व्यक्तिगत मामले झगड़े का कारण होते हैं। यानी ये जो दोनों थे हेनरी और एडवर्ड, इनसे पूरे इंग्लैंड को, पूरे इंग्लैंड की जनता को क्या लेना देना, लेकिन इन दोनों के झगड़ों में पूरा इंग्लैंड पिसा। तो आर द ग्राउंड ऑफ अ क्वेरल दैट हेनरी वॉज टेकन इन ट्रम्प फ्रॉम अ प्रिजन टू अ पैलेस एंड एडवर्ड ऑब्लाइज्ड टू फ्लाई फ्रॉम अ पैलेस टू अ फॉरेन लैंड। भैया हेनरी को मतलब इन ट्रम्प, जब कोई जीत होता है तो उसका तमाशा बनाकर उसको ले जाया गया, महल ले जाया गया, और एडवर्ड को भागना पड़ा, महल से विदेश भागना पड़ा। तो ये सारी कहानियां हैं इंग्लैंड के इतिहास की। Yet as sudden transitions of temper are seldom lasting, यानी जो अचानक होने वाले बदलाव हैं हालात के, वो मुश्किल से ही कभी ज़्यादा समय तक टिकते हैं। हेनरी इन हिज टर्न वॉज ड्रिवन फ्रॉम द थ्रोन, हेनरी को भी अपने गद्दी से उतार कर फेंक दिया गया। एंड एडवर्ड रिकॉल्ड टू सक्सीड हिम, और एडवर्ड को वापस बुलाया गया उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए। द पार्लियामेंट ऑलवेज फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, और जो पार्लियामेंट थी वो हमेशा ज्यादा ताकतवर की ओर थी। वो तो होता ही है भाई। चलिए, तो ये झगड़े देखे आपने इंग्लैंड के, इस तरीके से राजाओं में आपस में झगड़े होते हैं। और मैंने आपको एक कहानी पहले ही सुनाई थी, चार्ल्स फर्स्ट वाली,
उसको फांसी दे दी गई, ओलिवर क्रोमवेल शासक बना, फिर उसके बाद कोई और बन नहीं पाया, ओलिवर क्रोमवेल का कोई ढंग का उत्तराधिकारी नहीं था, तो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे को फ्रांस से बुलाया गया, चार्ल्स सेकंड को। ये कहानी मैंने कब सुनाई थी? अच्छा, इस वाले निबंध में नहीं सुनाई, मैंने शायद रेस्टोरेशन कॉमेडी जब पढ़ा रही थी तब पढ़ाई थी, क्योंकि जो 1660 में जब चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बिठाया गया तो उसका मतलब रेस्टोर किया गया मोनार्की को, तो वो रेस्टोरेशन कॉमेडी कहलाती है, उस दौरान जो लिखी गई कॉमेडी है। तो ये इस तरीके का उथल पुथल भरा इतिहास रहा है इंग्लैंड का। चलिए पैराग्राफ 50 देखते हैं, काफी लंबा हो रहा है हमारा वीडियो, 1.5 घंटा तो हो गया। दिस कंटेस्ट बिगेन इन द रेन ऑफ हेनरी द सिक्स्थ एंड वॉज नॉट एंटायरली एक्सटिंग्विश्ड टिल हेनरी द सेवेंथ। तो ये जो झगड़ा है शुरू हुआ हेनरी छठे के दौर में और पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ हेनरी सातवें के दौर तक। इन whom द फैमिलीज वर यूनाइटेड, जबकि जो परिवार थे वो यूनाइट हो गए। इंक्लूडिंग अ पीरियड ऑफ 67 ईयर्स विज फ्रॉम 1422 टू 1489, जिसमें कि 67 साल का समय शामिल है, 1422 से लेकर 1489 तक का। अब देखिए पैराग्राफ नंबर 51। इन शॉर्ट, मोनार्की एंड सक्सेशन हैव लेड नॉट दिस और दैट किंगडम ओनली बट द वर्ल्ड इन ब्लड एंड एशेस। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें, ब्रीफ में कहें, संक्षेप में कहें, तो जो राजशाही है और जो उत्तराधिकार है उसने ना केवल इस राज्य को या उस राज्य को बल्कि पूरी दुनिया को में उसने खून खराबा किया है। This a form of government which the word of God bears testimony against। और ये एक ऐसा तरीका है सरकार का, सत्ता का, जिसके खिलाफ ईश्वर खुद गवाही देता है। एंड ब्लड विल अटेंड इट, और जो खून है वो भी उसकी गवाही देगा, वो भी उसका समर्थन करेगा। यानी जो खून खराबा हुआ है वो भी इसके खिलाफ ही बोलता है, कोई नहीं चाहता कि खून खराबा हो। फिर देखिए पैराग्राफ नंबर 52। इफ वी इंक्वायर इनटू द बिजनेस ऑफ अ किंग वी शैल फाइंड दैट इन सम कंट्रीज दे मे हैव नन। तो भाई अगर राजाओं का काम देखा जाए कि एक देश में राजा का काम क्या है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कुछ देशों में तो उनका कोई काम है ही नहीं। And after sauntering away their lives without pleasure to themselves or advantage to the nation, withdraw from the scene and leave their successors to tread the same idle ground। और बिना कुछ किए धरे अपनी पूरी जिंदगी में और देश का कोई फायदा किए बिना इस दुनिया से निकल जाते हैं, अपने सक्सेसर्स को, उत्तराधिकारियों को छोड़ जाते हैं कि अब तुम इस देश पर राज करो। In absolute monarchies, the whole weight of business, civil and military lies on the king। यानी जहां एब्सोल्यूट मोनार्कीज हैं, जहां राजा ही सब कुछ है, जैसे इंग्लैंड में तो कम से कम पार्लियामेंट है, कुछ ऐसे देश हैं जहां एब्सोल्यूट मोनार्की है, जहां पार्लियामेंट भी नहीं है, तो वहां पर जो पूरा वेट होता है बिजनेस काम काज का, सिविल और मिलिट्री, लाइज ऑन द किंग, सारा भार राजा के कंधों पर होता है। द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन देयर रिक्वेस्ट फॉर अ किंग अर्ज दिस प्ली। तो जो इजराइल के लोग थे उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट में जो राजा से मांग की थी वो ये की थी, दैट ही मे जज अस एंड गो आउट बिफोर अस एंड फाइट आवर बैटल्स। कि भाई हमें एक ऐसा राजा दे दो जो हमारे लिए न्याय करे, हमारे आगे आगे चले, हमारे लिए युद्ध लड़े। बट इन कंट्रीज वेयर ही इज नाइदर अ जज नॉर अ जनरल एज इन इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड जैसे देश में ना तो वो राजा जज करता है, ना वो आर्मी का जनरल होता है, क्योंकि आर्मी का जनरल अलग होता है और जज तो फिर अलग जुडिशियरी है, वो जज करती है। अ मैन वुड बी पजल टू नो व्हाट इज हिज बिजनेस। तो भैया आदमी ये सोच सोच के परेशान हो जाता है कि आखिर इस राजा का काम है क्या। चलिए आगे देखते हैं 53। द नियरर एनी गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिपब्लिक। यानी जितना गणतंत्र की ओर कोई सरकार बढ़ती जाती है, द लेस बिजनेस देयर इज फॉर अ किंग। तो राजा के लिए वहां उतना ही कम काम बचता है। जैसे इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं, बाकायदे प्रधानमंत्री होता है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, तो सारा काम तो वही करते हैं। जुडिशियरी है, जजेस हैं, वो अपना काम करते हैं, पुलिस है, प्रशासन है। तो राजा के लिए तो कोई
काम है ही नहीं। जितना जितना रिपब्लिक की तरफ बढ़ते हैं कोई देश, वो राजा के लिए काम उतना कम होता जाता है। इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर नेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। अब भैया इंग्लैंड की गवर्नमेंट को नाम क्या दिया जाए, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सर विलियम मेरेडिथ कॉल्स इट अ रिपब्लिक। सर विलियम मेरेडिथ इसको एक गणतंत्र कहते हैं, बट इन इट्स प्रेजेंट स्टेट इट इज अनवर्दी ऑफ द नेम। लेकिन वर्तमान में इसकी जो दशा है, इसमें गणतंत्र नाम तो इसको नहीं दिया जा सकता, इस नाम के लायक नहीं है। बिकॉज द करप्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द क्राउन, क्योंकि जो राजा का भ्रष्ट प्रभाव है, यानी अपने जमाने की बात कर रहे हैं वो, बाय हैविंग ऑल द प्लेसेस इन इट्स डिस्पोजल, यानी सारे जो स्थान हैं वो उसके पास हैं, यानी अपने हिसाब से लोगों को पद बांटते फिरते हैं राजा लोग। हैथ सो इफेक्चुअली स्वेलोड अप द पावर एंड ईटन आउट द वर्च्यू ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसमें कि चुनकर लोग आते हैं, जनता के नुमाइंदे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनकी शक्ति ये राजशाही खा गई है ना। स्वेलोड अप माने निगल गई है, द पावर एंड ईटन आउट द वर्च्यू, जो उनका क्वालिटी है उसको खा गई है। द रिपब्लिकन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो क्या है, रिपब्लिकन पार्ट है, यानी गणतंत्रवादी अंग है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड इज नियरली एज मोनार्किकल एज दैट ऑफ फ्रांस और स्पेन, कि भैया इंग्लैंड की जो सरकार है वो उतनी ही राजशाही है जितनी फ्रांस की या स्पेन की। अपने जमाने की बात कर रहे हैं। मेन फॉल आउट विद नेम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, लोग बस नाम रख देते हैं बिना उनका अर्थ जाने। फॉर इट इज द रिपब्लिकन एंड नॉट द मोनार्किकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड विच इंग्लिश ग्लोरी इन, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्ट है, जो गणतंत्रवादी अंग है इंग्लैंड की सरकार का, उसमें अंग्रेज लोग अपना ग्लोरी इन का मतलब होता है गर्व करना, तो मोनार्की पे गर्व नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो बड़े गणतंत्रवादी हैं, जनतंत्रवादी हैं। द लिबर्टी ऑफ चूजिंग अ हाउस ऑफ कॉमन्स, कि भैया हमारे पास आज़ादी है कि हम हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर हैं उनको हम चुनते हैं। फ्रॉम आउट ऑफ देयर ओन बॉडी, यानी अपने ही बीच में से। एंड इट इज ईजी टू सी, और ये देखना आसान है, दैट व्हेन रिपब्लिकन वर्च्यूज फेल स्लेवरी एंस्यूज, कि जब जब रिपब्लिकन वर्च्यूज यानी गणतंत्रवादी जो गुण हैं जब जब असफल होते हैं तब तब गुलामी आती है। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड सिकली, इंग्लैंड का संविधान बीमार क्यों है? बट बिकॉज मोनार्की हैथ पॉइजन द रिपब्लिक, क्योंकि राजशाही ने गणतंत्र को जहर दे दिया है। द क्राउन हैथ एनग्रॉस द कॉमन्स, जो क्राउन है, जो राजशाही है, जो राजा है, उसने कॉमन्स को बर्बाद कर दिया है, या फिर कहिए कि उनके अधिकारों को पूरा छीन लिया है, पूरा लील गई है जो मोनार्की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये शायद लास्ट पैराग्राफ है ना? हाँ, फिर थर्ड चैप्टर शुरू हो जाता है, और आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है 2 ही चैप्टर पढ़ाने की, तो ये लास्ट पैराग्राफ है। In England, a king hath little more to do than to make war and give away places, which in plain terms is to impoverish the nation and set it together by the years. तो वो कह रहा है कि इंग्लैंड में जो राजा का काम है सिर्फ गिव अवे प्लेसेस, यानी लोगों को स्थान देना, पद देना, और टू मेक वॉर्स, और युद्ध लड़ना। ये 2 काम हैं, युद्ध के लिए लोगों को भेजना, सेना को भेजना, और लोगों को स्थान देना, पदवियां देना, बस इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। विच इन प्लेन टर्म्स, और अगर साधारण शब्दों में कहें, इज टू इम्पोवरिश द नेशन, वो है इस देश को गरीब करना, यानी युद्ध जब लड़ेंगे तो देश गरीब होता ही है। एंड सेट इट टुगेदर बाय द ईयर्स, और इसको कान पकड़कर बिठाना। A pretty business indeed for a man to be allowed 800,000, यानी ये अच्छा बिजनेस है, ये अच्छा काम है कि एक बंदे को 800,000 800,000 यानी 8 लाख पाउंड स्टर्लिंग अ ईयर, एक साल के 2, यानी राजा को पैसा कौन देता है? जनता के खजाने से तो दिया जाता है, जनता से टैक्सेस आते हैं वही तो दिया जाता है उनको।
खर्चे पानी जो उनके शाही खर्चे होते हैं कहाँ से चलते हैं, इतने बड़े पैमाने पर वो जीते हैं, जो विलासितापूर्ण जीवन होता है, लैविश लाइफ होती है उनकी, हम तो सिर्फ सपनों में देख सकते हैं वो लाइफ। तो कहाँ से चलता है, जनता के पैसे से चलता है। तो ये अच्छा काम है कि इतने सारे पैसे हर साल दो फॉर एंड वर्शिप्ड इनटू द बार्गेन, और साथ में उनकी पूजा भी करो, इतने सारे पैसे दो और फ्री में उनकी पूजा भी करो। ऑफ मोर वर्थ इज वन ऑनेस्ट मैन टू सोसाइटी, भैया उससे ज्यादा कीमती एक ईमानदार आदमी है समाज के लिए। ऐसे राजा से ज्यादा कीमती एक ऐसा इंसान है जो ईमानदार है, एक आम नागरिक। एंड इन द साइट ऑफ गॉड देन ऑल द क्राउन्ड रफियंस दैट एवर लिव्ड, और ईश्वर की नजर में भी, है ना, ज्यादा लायक वही बंदा है, समाज का एक ईमानदार बंदा ईश्वर की नजर में भी ज्यादा लायक है, बजाय ये जो क्राउन रफियंस हैं, है ना, ये जो मुकुट लगाए हुए बदमाश हैं, दैट एवर लिव्ड, जो कभी इस दुनिया में जिए हैं, जो मुकुटधारी हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये एक ईमानदार बंदा है समाज का। तो क्लियर हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से, और वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है, अब मैं इसको यहीं समाप्त करूंगी। धन्यवाद।